हेलो माय फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पीपल, आई होप आप लोग बढ़िया हो, एकदम खुश हो, एकदम मस्त हो और आप लोगों की पढ़ाई एकदम अच्छे से चालू है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ और मोटिवेशन के साथ। तो मैं आ चुकी हूँ आपके लिए यूनिट नंबर 2 का डिटेल रिवीजन वीडियो लेके ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। बेटा मैंने यूनिट 1 ऑलरेडी अपलोड किया है एंड आई होप आपने यूनिट 1 ऑलरेडी देख लिया है, उसी के बाद आप यूनिट 2 देखने आए हो। सो पीपल, यूनिट 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अभी देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का टोटल वेटेज तुम्हारे एग्जाम में 21 मार्क्स का है, उसमें से 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन तो यूनिट 2 से ही आते हैं। ठीक है, तो यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन एकदम अच्छे से समझेंगे, मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट को कवर करेंगे। बेटा मैं कुछ भी स्किप नहीं करूंगी, एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करूंगी, बस आप कंसंट्रेशन से लेक्चर को देखना। श्योरिटी है आपको हर चीज समझ में आ जाएगी, आप इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे। तो एकदम अच्छे से कंसंट्रेशन से लास्ट तक लेक्चर को देखना, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी और अपन हर चीज को कवर करने वाले, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, पूरे मॉड्यूल को कवर करेंगे। ठीक है, सो पीपल, आपके पास मॉड्यूल तो होगी ही, तो मॉड्यूल को ओपन कर लो और जो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ, जो मैं मीनिंग बताती हूँ, वो एक बार लिखते हुए चलो। ठीक है, आपको बहुत हेल्प करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट अस प्रोसीड फर्दर विद यूनिट नंबर 2, दैट इज रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। देखो सबसे पहले आता है सेक्शन 9, दैट इज जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट द जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। अभी देखो, सेक्शन 9 इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को इसको एग्जैक्ट लर्न नहीं करना है, बस 1 से 2 बार इसको पढ़ के निकाल लो। ठीक है, तो समझना सेक्शन 9 क्या बोलता है। पहले एग्जाम्पल बताती हूँ, फिर हर पॉइंट को लिंक करेंगे। देखो, फ्यूचर में तुम सीए बन गए, फ्यूचर में तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, तुमने क्या किया, एक पार्टनरशिप फर्म ओपन किया अपने फ्रेंड्स के साथ। ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम 5 लोगों ने पार्टनरशिप फर्म ओपन किया। ठीक है, तुम क्या करते हो, जीएसटी की सर्विस प्रोवाइड करते हो, इनकम टैक्स की सर्विस प्रोवाइड करते हो। अभी हर एक पॉइंट को लिंक करेंगे। ठीक है, अभी मैंने एग्जाम्पल में तुमको क्यों लिया, ताकि तुम हर एक पॉइंट को अच्छे से लिंक कर सको। जब अपन खुद को एग्जाम्पल में लेते ना, अपने को हर चीज अच्छे से याद रहती। फर्स्ट इज पीपल, द पार्टनर शुड कैरी बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। व्हाट इज ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज? मतलब हर एक डिसीजन ऐसा लो, हर एक काम इस तरीके से करो कि फर्म का फायदा हो, फर्म का एडवांटेज हो, सारे पार्टनर्स का एडवांटेज हो। अब ये तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म है, सारे पार्टनर्स ने शिद्दत से काम करना चाहिए और फर्म की भलाई के लिए काम करना चाहिए, फर्म के एडवांटेज के लिए काम करना चाहिए। खुद का फायदा मत सोचो, फर्म के बारे में सोचो। ये आती है फर्स्ट तुम्हारी ड्यूटी। उसके बाद, दे शुड रेंडर टू एनी पार्टनर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म। मतलब तुमको सारे पार्टनर्स को इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, सारी फुल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है? अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है ना, तो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव आता है अकाउंट सेटल करने के लिए, उसको बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव आता है अकाउंट सेटल करने के लिए, उसको बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे बोला है तुमको सारी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, सारे पार्टनर्स को और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या देना पड़ेगा? फुल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझो, कोई पर्सनल रीजन की वजह से ये जो पार्टनर थी ना, ये 2 हफ्ते तक पार्टनरशिप फर्म में नहीं आ पाई, वो लीव पे थी। अगर ये पार्टनर 2 हफ्ते से लीव पे थी और वो 2 हफ्ते बाद पार्टनरशिप फर्म में आती है, अगर वो तुमको कुछ इंफॉर्मेशन पूछती है कि परचेस कितना हुआ, सेल्स कितना हुआ, एक्सपेंसेस कितने हुए, अगर वो तुमको कोई इंफॉर्मेशन पूछती है, तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है, सारे पार्टनर्स की ड्यूटी बन जाएंगी क्या? उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ये आ गया सेकंड नंबर वाला पॉइंट। थर्ड इज, द पार्टनर मस्ट ऑब्जर्व द अटमोस्ट गुड फेथ इन द डीलिंग। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी से काम करो, सच्चाई से काम करो, गुड फेथ से काम करो, फ्रॉड मत करो। सारे पार्टनर्स ने सच्चाई से काम करना चाहिए, ऑनेस्टी से काम करना चाहिए, शिद्दत से काम करना चाहिए, उन्होंने फ्रॉड नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। दिस इज अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, उसके बाद, all the partners are bound to render accounts to each other, but where some of the accounts are kept by one of them, prima facie it would be the proper person to explain and give information about them। ये पॉइंट क्या बोलता है? पार्टनर्स को रेंडर करना पड़ेगा अकाउंट्स। रेंडर मतलब बताना पड़ेगा अकाउंट्स एक दूसरे को। एग्जांपल, ये वाले पार्टनर के पास काम था कि परचेज डिपार्टमेंट को संभालना, तो ये वाले पार्टनर ने सारे पार्टनर को परचेज की इंफॉर्मेशन देना चाहिए, परचेज के अकाउंट्स रेंडर करना चाहिए। ये वाले पार्टनर को बोला गया था कि तू सेल्स का डिपार्टमेंट देखेगा, तो ये वाले पार्टनर ने सेल की जानकारी सब पार्टनर्स को देना चाहिए। इसको बोलते हैं रेंडर करना, एक दूसरे को अकाउंट शो करना। ठीक है, सो आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। दिस आर द जनरल ड्यूटीज। फर्स्ट ड्यूटी क्या है बेटा? ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, मतलब फर्म की भलाई के लिए काम करो। दूसरा क्या है? सारी फुल इंफॉर्मेशन शो करो पार्टनर्स को और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तीसरा पॉइंट क्या है? ऑनेस्टी के साथ काम करो, गुड फेथ के साथ काम करो। चौथा क्या है पॉइंट? रेंडर अकाउंट्स, अकाउंट शो करो एक दूसरे को। ओके, दिस आर द जनरल ड्यूटी विच इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट 1 से 2 बार रीड कर लेना।
ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड, सेक्शन 10 क्या बोलता है? ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। ध्यान से समझना, अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है, अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है, उस फ्रॉड के वजह से फर्म को लॉस हो जाता है, तो जो पार्टनर ने फ्रॉड किया उसको लॉस की भरपाई करना पड़ेगा, उसको पेमेंट करना पड़ेगा, उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। इंडेमनीफाई मतलब रियम्बर्स करना, पेमेंट करना, भरपाई करना, पैसों की भरपाई करना, उसको बोलते हैं इंडेमनीफाई करना। फिर से मेरा पॉइंट समझना, अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है, उस फ्रॉड की वजह से फर्म को लॉस हो जाता है, तो जो पार्टनर ने फ्रॉड किया उसको भरपाई करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इंडेमनीफाई। लॉस की भरपाई करना पड़ेगा, लॉस का पेमेंट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इंडेमनीफाई। ओके, एग्जांपल से समझना, फिर अपन टेक्स्ट रीड करते हैं। एग्जांपल, ये वाले पार्टनर ने क्या किया? ये वाले पार्टनर ने जो पार्टनरशिप फर्म का जो कैश काउंटर था उसमें से 5 लाख रुपए चुरा लिए। ये वाले पार्टनर ने क्या किया? जो पार्टनरशिप फर्म का जो कैश काउंटर था उसमें से 5 लाख रुपए चुरा लिए। तो इसने क्या किया बेटा? इसने फ्रॉड किया, इसने फ्रॉड किया और वो फ्रॉड की वजह से फर्म को लॉस हो गया। तो जो पार्टनर ने फ्रॉड किया ना, उसको वो लॉस की भरपाई करना पड़ेगा, मतलब उसको 5 लाख रुपए फिर से लौटाने पड़ेंगे। और उसके अलावा अगर फर्म को कुछ लॉस हुआ है, उसके अलावा फर्म को कुछ लॉस हुआ है वो भी देना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं ड्यूटी टू इंडेमनीफाई। तो देखो सेम चीज दी है, अ पार्टनर कमिटिंग अ फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ये वाले पार्टनर ने 5 लाख रुपए चुराए, तो ये क्या था? फ्रॉड था। ऑफ द फर्म मस्ट मेक गुड द लॉस सस्टेन बाय द फर्म by his misconduct and the amount so brought in the partnership should be divided between the partners. I hope this is clear to you. अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है, फर्म को लॉस हो जाता है, उसको भरपाई करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था यार। अगर लॉस उसकी वजह से हुआ है तो उससे अपन पैसा नहीं लेंगे क्या? पैसा तो लेंगे ना। बहुत सिंपल पॉइंट था। नेक्स्ट इज द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, सेक्शन 12। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस मतलब बिजनेस को कैसे चलाना चाहिए, उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। बिजनेस कैसे चलता है उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। डे टू डे एक्टिविटी को कैसे संभालना उसके रिगार्डिंग रूल्स and regulations is the conduct of the business, section 12. Very important question. This question can come in your examination for 4 marks. 4 मार्क के लिए क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है और बहुत ही सिंपल है। ध्यान से समझना, अच्छे से समझाऊंगी। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, फर्स्ट पॉइंट समझना, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। ये जो लाइन है ना, तुम बहुत बार देखोगे पार्टनरशिप एक्ट में। इसका मतलब ना यहाँ पे दिमाग में फिट कर लो, व्हाट इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर तुम्हारी कोई अग्रीमेंट बनी है, अगर तुम्हारी कोई अग्रीमेंट बनी है, स्पेसिफिक अग्रीमेंट बनी है, अगर उसमें कुछ रूल दिए हैं तो वो फॉलो कर लो, ये अग्रीमेंट के रूल फॉलो कर लो। लेकिन अगर तुम्हारे अग्रीमेंट में कोई रूल नहीं दिया है तो ये डिफॉल्ट रूल को फॉलो कर लो, ये डिफॉल्ट रूल को फॉलो कर लो। फिर से समझना, अगर तुम्हारे मॉड्यूल में कहीं पे भी ये लाइन आती है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, इसका मतलब है अपने को लॉ बोल रहा है अगर तुम्हारी अग्रीमेंट बनी है तो उस अग्रीमेंट को फॉलो कर लो, अगर तुम्हारी अग्रीमेंट नहीं बनी है तो इस रूल्स को फॉलो कर लो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसका मतलब अगर तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म में जो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस है, ये जो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस है, इसके रिगार्डिंग अगर तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म में कोई अग्रीमेंट बनी है, कोई स्पेसिफिक अग्रीमेंट बनी है, तो तुम अग्रीमेंट को फॉलो करेंगे। और तुम्हारी कोई अग्रीमेंट नहीं बनी है, कोई अग्रीमेंट नहीं बनी है, तो तुम ये डिफॉल्ट रूल को फॉलो कर लोगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अभी देखो ये जो सारे पॉइंट्स है बेटा अपन डिटेल में पढ़ने वाले यहाँ पे, ये बस समरी में यहाँ पे दिया है, सारे पॉइंट डिटेल में देखो यहाँ पे दिया है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो every partner has right to take part in the conduct of the business, right? देखो सेम चीज यहाँ पे है, every partner has right to take part in the conduct of the business, सेम पॉइंट है। तो वहां पे समरी में दिया है, यहाँ पे डिटेल में दिया है, तो अपन सीधा डिटेल में पढ़ेंगे। सो पीपल, फर्स्ट इज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अब इसको समझना, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस मतलब हर एक पार्टनर का हक है, हर एक पार्टनर का राइट है बिजनेस के सारी एक्टिविटीज में पार्ट लेने का, डिसीजन लेने का और एक्टिवली बिजनेस को मैनेज करने का। मतलब तुम कोई पर्टिकुलर पार्टनर को रोक नहीं सकते बिजनेस में डिसीजन लेने से। हर एक पार्टनर का हक है, राइट है बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को मैनेज करना और अच्छे से डिसीजन लेने का। तो फर्स्ट जनरल पॉइंट ये दिया है, एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। दिस इज बिकॉज पार्टनरशिप बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ द पार्टनर्स एंड देयर मैनेजमेंट पावर्स आर जनरली कोएक्सटेंसिव। तो बेटा ये क्या है? ये जनरल रूल है कि हर एक पार्टनर के पास राइट है बिजनेस को मैनेज करने का, डिसीजन लेने का। तुम कोई पार्टनर को रोक नहीं सकते। लेकिन समझना उसके आगे क्या दिया है, उसके आगे दिया है, इट इज क्वाइट कॉमन टू फाइंड द टर्म इन अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट व्हिच गिव्स ओनली लिमिटेड पावर ऑफ मैनेजमेंट टू अ पार्टनर और अ टर्म दैट द मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप विल रिमेन विद वन और मोर ऑफ द पार्टनर्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स। फिर ये वाला पॉइंट बोलता है, लेकिन हाँ बहुत बार क्या होता है ना, अग्रीमेंट में दिया रहता है, अग्रीमेंट
एग्रीमेंट में दिया रहता है कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ये वाला पार्टनर संभालेगा, जैसे कि ये वाला पार्टनर क्या करेगा, परचेज के डिपार्टमेंट को संभालेगा, ये वाला पार्टनर क्या करेगा, एक्सपेंसेस के डिपार्टमेंट को संभालेगा। तो इसका मतलब अगर तुमको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है ना, तो तुम सिर्फ उसके रिगार्डिंग ही काम को मैनेज कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग ही डिसीजन को ले सकते हो। ये पार्टनर सिर्फ परचेज को संभाल सकता है, ये पार्टनर सिर्फ एक्सपेंसेस को संभाल सकता है, ये एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। ये दिया है आगे वाले पॉइंट में। पहले क्या दिया है, पहले वाले इसमें दिया है, जनरल पॉइंट दिया है कि हर एक पार्टनर एक्टिवली मैनेज कर सकता है, पूरे बिजनेस को संभाल सकता है। फिर दिया है समझना, अगर अग्रीमेंट बनी है, अगर अग्रीमेंट में लिमिटेड पावर दी है हर एक पार्टनर को, तो वो सिर्फ वो ही काम कर सकता है जितना उसको पावर दिया है, उसके बाद उसमें कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो सेम चीज दी है, द कोर्ट विल नॉर्मली बी अनविलिंग टू इंटरपोज, इंटरपोज मतलब इंटरफेयर नहीं कर सकता। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो बेटा अपन ने क्या पढ़ा, इसमें अपन ने ये पढ़ा कि सारे पार्टनर्स के पास राइट रहता है बिजनेस को एक्टिवली मैनेज करना, ये है जनरल रूल। लेकिन अगर तुम्हारे एग्रीमेंट में दिया है कि ये सिर्फ परचेज संभालेगा, ये सिर्फ एक्सपेंसेस संभालेगा, तो ये सिर्फ परचेज संभाल सकता है और ये सिर्फ एक्सपेंसेस संभाल सकता है, बस, और कोई डिपार्टमेंट ये नहीं संभाल सकते। ओके, दिस वॉज द फर्स्ट रूल। नेक्स्ट इज राइट टू बी कंसल्टेड। अब इसका मीनिंग समझना, कंसल्टेड का मतलब होता है सारे पार्टनर्स को ओपिनियन पूछा जाएगा, सारे पार्टनर्स को ओपिनियन पूछा जाएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म में झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, या फिर कोई भी डिसीजन लेना है, तो सारे पार्टनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाएगा, ओपिनियन पूछा जाएगा, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। अभी समझना, पहले अपन एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर इस टेक्स्ट को रीड करेंगे। पहले एग्जाम्पल से समझो। देखो, सबसे पहले इसमें दिया है सारे पार्टनर्स को ओपिनियन पूछा जाएगा, ठीक है। अगर डेली रूटीन वाले मैटर्स है, अगर डेली रूटीन वाले डिसीजन है, जैसे पार्टनरशिप फर्म सोच रही है वो 15 लाख की जो असेट्स है अपन ने परचेस करना चाहिए कि नहीं परचेस करना चाहिए, ये क्या है, ये डेली रूटीन वाला मैटर है। तो डेली वाले रूटीन मैटर के लिए सभी पार्टनर्स को ओपिनियन पूछा जाएगा, और जो मेजोरिटी पार्टनर बोलेंगे, जो ज्यादा से ज्यादा जो पार्टनर चीज बोलेंगे, उसको फाइनलाइज किया जाएगा। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा होना चाहिए, 8 लाख खर्चा होना चाहिए कि 10 लाख खर्चा होना चाहिए, ये क्या है, ये डेली रूटीन वाले मैटर है। परचेज कितना करना चाहिए, सेल कितना करना चाहिए, कौन से कस्टमर को फाइनलाइज करना चाहिए, कौन से सप्लायर को फाइनलाइज करना चाहिए, ये क्या है, डेली रूटीन वाले मैटर है। जो डेली रूटीन वाले मैटर है उसमें सबका ओपिनियन पूछा जाएगा, और जो मेजोरिटी आंसर देंगे उस डिसीजन को फाइनलाइज किया जाएगा। लेकिन समझना, अगर तुम नेचर ऑफ बिजनेस ही सीधा चेंज करना चाहते हो, तुमको सीधा बिजनेस का नेचर ही चेंज करना है। एग्जाम्पल, तुम पहले सेल करते थे कंप्यूटर और लैपटॉप, तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म पहले सेल करती थी कंप्यूटर और लैपटॉप, तुमको क्या करना है, सीधा फर्नीचर का बिजनेस करना है। देखा, पहले तुम कंप्यूटर लैपटॉप सेल करते थे, अब तुमको सीधा फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट करना है, मतलब तुमको नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना है। अगर तुमको नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना है ना, तो सारे पार्टनर से ओपिनियन पूछा जाएगा, और सारे पार्टनर्स ने हाँ बोलना चाहिए, तो ही तुम नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर सकते हो। इसका मतलब मैम, डेली रूटीन वाले मैटर्स में जो मेजोरिटी बोलेंगे वो फॉलो हो जाएगा, हाँ। लेकिन अगर नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना है ना, तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी, सारे पार्टनर्स ने हाँ बोलना चाहिए, तो ही हो सकता है। फिर से मेरी बात को सुनना, अगर डेली रूटीन वाले जो डिसीजन है उसमें मेजोरिटी पार्टनर ने हाँ बोलना चाहिए, लेकिन नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना है तो सारे पार्टनर्स ने हाँ बोलना चाहिए, तो ही उसको फाइनल डिसीजन माना जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे दी है, सेम चीज यहाँ पे दी है, समझना। Where any difference arises between the partners with regards to the business of the firm, it shall be determined by the views of the majority. देखो क्या वर्ड है यहाँ पे, मेजोरिटी। अगर डेली रूटीन वाला मैटर है उस पर मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। बट नो चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म कैन बी मेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। लेकिन अगर तुमको नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना है तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी। दिस मीन्स दैट इन रूटीन मैटर्स द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी ऑफ पार्टनर विल प्रिवेल। रूटीन मैटर के लिए मेजोरिटी बस हो गई, लेकिन अगर नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना है तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी। इट मे बी मेंशन दैट अफोरसेड मेजॉरिटी रूल विल नॉट अप्लाई टू चेंज इन नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। अगर बिजनेस का नेचर चेंज करना है सारे पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तुम क्या कर सकते हो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म में बनाया है, तुमको हेल्प करेगा कि अगर डेली रूटीन के मैटर है मेजोरिटी, अगर नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना है सारे पार्टनर्स। दैट्स इट। ये वाले पैराग्राफ में बस इतनी सी चीज दी है। ओके, नेक्स्ट इज पीपल, नेक्स्ट इज right of access to books, next is right of legal heirs, representatives, their duly authorized agent। इसका मतलब क्या है समझना। every partner whether active or sleeping is entitled to have access to any of the books of the firm and to inspect and take out of copy thereof। इसका मतलब क्या है, चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर हो। अपन ने एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर पढ़ लिया था यूनिट नंबर 1 में। अपन ने पढ़ा था एक्टिव पार्टनर मतलब जो एक्टिवली बिजनेस को मैनेज करता है, स्लीपिंग पार्टनर मतलब वो एक्टिवली बिजनेस को मैनेज नहीं करता। तो चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो चाहे वो स्लीपिंग
स्लीपिंग पार्टनर हो, सारे पार्टनर्स के पास राइट है वो जो फर्म की जो बुक्स है, जो भी फर्म की बुक्स है, चाहे परचेज बुक हो, चाहे सेल्स बुक हो, चाहे कैश बुक हो, चाहे एक्सपेंसेस वाली बुक हो, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, उसकी कॉपी भी ले सकता है, उसको अच्छे से इंस्पेक्शन कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। कोई भी पार्टनर हो, चाहे एक्टिव हो कि स्लीपिंग हो, सारे पार्टनर्स के पास राइट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट इज राइट ऑफ लीगल हेयर्स और रिप्रेजेंटेटिव। मैंने पहले ही बताया था, जो भी पार्टनर की डेथ हो जाती है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव आता है और अकाउंट्स को सेटल करता है, ठीक है, तो दैट इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जैसे पार्टनर का भाई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जैसे पार्टनर का भाई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, उसके फादर भी हो सकते हैं, उसकी मदर भी हो सकती है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव मोस्टली क्या रहते हैं, फैमिली मेंबर्स ही रहते हैं। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसकी जगह पे कोई और रिप्रेजेंटेटिव आता है, जैसे कि उसकी मदर, फादर, उसका भाई, उसकी सिस्टर, कोई भी आ सकता है। दैट पर्सन विल सेटल द अकाउंट, वो अकाउंट्स को सेटल करेंगे, अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे, अपना पैसा ले लेंगे, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर्स, हिज हेयर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव और देयर ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट शैल हैव राइट टू एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी क्या कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी कॉपी ले सकता है। दोनों पॉइंट वन एंड द सेम है। यहाँ पे सिर्फ एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर को कवर किया था, यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कवर किया है, कुछ भी अलग नहीं है, दोनों पॉइंट क्या है, वन एंड द सेम है। देखो कितने सिंपल पॉइंट्स हैं और ये 4 पॉइंट तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं 4 मार्क के लिए। बहुत सिंपल से पॉइंट है, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। फर्स्ट क्या है, बिजनेस में पार्ट ले सकता है। सेकंड क्या है, ओपिनियन पूछा जाएगा। तीसरा और चौथा क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। इसमें दिया है एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर, इसमें दिया है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। दैट्स इट, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। Next is people mutual rights and duties section 13, mutual rights and duties section 13, another important question। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है 7 मार्क्स के लिए या फिर 4 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट 4 मार्क्स के लिए भी पूछ सकती है, सीधा 7 मार्क्स के लिए भी पूछ सकती है। अब ये पॉइंट तुमको कैसे लर्न करना है मैं तुमको ट्रिक बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले अपन कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं, फिर लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगी कि हर एक पॉइंट को लर्न कैसे करना है, मेमोराइज कैसे करना है। सो पीपल, फर्स्ट इज राइट टू रेम्यूनरेशन, इसको भी सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिख लो। इस पे आएगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, पास्ट में भी आया है, फ्यूचर में भी आ सकता है। राइट टू रेम्यूनरेशन पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। रूल को समझना, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी। क्या रहता है, सैलरी। यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट ने बोला है कि कोई भी पार्टनर के पास राइट नहीं है, कोई भी पार्टनर के पास राइट नहीं है एक्स्ट्रा सैलरी लेने का, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन लेने का। देखो हर एक पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है, प्रॉफिट। अगर तुमको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे हर एक पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में ऑलरेडी प्रॉफिट मिलता है, तो उनको अलग से सैलरी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जनरल पॉइंट ये है, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्यूनरेशन। कोई भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलती है इन एडिशन टू हिज शेयर इन प्रॉफिट। उसको अगर ऑलरेडी प्रॉफिट मिल जाता है तो उसको सैलरी की जरूरत नहीं रहती, उसको सैलरी नहीं मिलती। दिस इज द जनरल रूल। लेकिन बेटा 2 केसेस में उसको सैलरी भी मिल सकती है। कौन से 2 केसेस है वो, फर्स्ट इज अगर एक्सप्रेस अग्रीमेंट बनी है, अगर पार्टनरशिप फर्म ने अग्रीमेंट बनाई है, अग्रीमेंट में स्पेसिफिकली बताया है कि पार्टनर को सैलरी मिल जाएगी, तो पार्टनर्स को सैलरी मिल जाएगी। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस इज कोर्स ऑफ डीलिंग। कोर्स ऑफ डीलिंग मतलब हमेशा से अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी देते आई है, ट्रेडिशन है, कस्टम है, अगर पार्टनरशिप फर्म की प्रथा है सैलरी देना, तो वो कस्टम फॉलो हो जाएगा और सारे पार्टनर्स को फ्यूचर में भी सैलरी मिल जाएगी। तो समझना, जनरल रूल ये है कि कोई भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलती। फिर 2 केसेस दिए हैं, अगर एक्सप्रेसली अग्रीमेंट में बताया गया है तो सैलरी मिल जाएगी, या फिर अगर पार्टनर को हमेशा से मिलती आई है, प्रथा है, कस्टम है, तो मिल जाएगी। यहाँ पे सेम चीज दिए, देखो तो वर्ड को याद रखना। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमरी। तुम्हारे क्वेश्चन में ये वर्ड आ सकता है, कस्टमरी वर्ड आ सकता है, कोर्स ऑफ डीलिंग वर्ड आ सकता है, एक्सप्रेस अग्रीमेंट आ सकता है। तो दीज आर द कीवर्ड्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। और ये कीवर्ड्स अगर तुमने अच्छे से कर लिया, तुम आंसर को आसानी से लिख सकते हो और तुमको प्रोविजन समझ में भी आएगी। तो कीवर्ड्स को पहचानना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तुम हर एक वर्ड अच्छे से लर्न नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। ह्यूमन माइंड के लिए पॉसिबल नहीं है कि तुम हर एक लाइन, हर एक वर्ड अच्छे से करो। कीवर्ड्स को याद करना पड़ेगा। कीवर्ड्स क्या है, एक्सप्रेस अग्रीमेंट। कीवर्ड्स क्या है, कोर्स ऑफ डीलिंग। कीवर्ड्स क्या है, कस्टमरी। ये है इसके कीवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट टू शेयर प्रॉफिट। देखो अपन ने स्टार्टिंग में यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म में हमेशा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। जब तक शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं हो रहा है मतलब वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है। तो अभी सेम रूल दिया है, अगर तुम्हारी अग्रीमेंट बनी है, अग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताया है, तो उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को फॉलो कर लो। अगर तुमने अग्रीमेंट में कुछ भी नहीं बताया तो सारे पार्टनर्स को इक्वल प्रॉफिट मिलेंगे और लॉस भी इक्वली बियर करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म में अग्रीमेंट बनी है कि ये पार्टनर को 10% प्रॉफिट मिलेगा, ये
पार्टनर को 20% प्रॉफिट मिलेगा, तो उस हिसाब से उसको प्रॉफिट दे दो। अगर तुम्हारी अग्रीमेंट नहीं बनी है तो सारे पार्टनर्स को इक्वल प्रॉफिट मिल जाएगा, इक्वल लॉस को बियर करना पड़ेगा। इस केस में क्या होगा, 5 पार्टनर है मतलब 20% मिलेगा, इसको 20% मिलेगा, इसको 20% मिलेगा, ठीक है। अगर कुछ दिया है तो उसको फॉलो करो, नहीं दिया है तो इक्वली बांट लो, ठीक है। सो पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट अर्न एंड सो कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस। The amount of partners shares must be ascertained by inquiring whether there is any agreement in that behalf between the partners। तो समझना, अग्रीमेंट दी है तो अग्रीमेंट के हिसाब से दे दो, अग्रीमेंट में कुछ नहीं दिया है तो इक्वली प्रॉफिट को बांट लो, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स कैपिटल लाते, जो पार्टनर्स अमाउंट लाते बिजनेस में, जब वो आते ना वो कैपिटल लाते, तो क्या उनको इंटरेस्ट मिलता है क्या उनको ब्याज मिलता है क्या उस पे? बेटा उनको ब्याज नहीं मिलता, उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये पार्टनर ने 1 लाख रुपए लाया, ये पार्टनर ने 2 लाख रुपए लाया, तो क्या इनको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है? जनरल रूल ये है कि इनको इंटरेस्ट नहीं मिलता है कैपिटल पे, लेकिन 3 केसेस में इनको इंटरेस्ट मिल सकता है। कब? एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट। अगर इन्होंने अग्रीमेंट बनाया, अग्रीमेंट में बताया कि जो भी कैपिटल है उसको उनको 7% इंटरेस्ट मिल जाएगा, अगर एक्सप्रेसली बताया गया है तो इनको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड इज एनी ट्रेड कस्टम टू दैट इफेक्ट। अगर फर्म की प्रथा है, अगर फर्म का कस्टमरी है इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। अभी देखो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस का मतलब क्या होता है, लोन देना। अगर कोई पार्टनर ने एक्स्ट्रा लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, तो क्या उसको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बेटा उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। एग्जांपल से समझना, देखो ये 5 पार्टनर थे, पांचों ने कैपिटल तो लाया, कैपिटल सबने लाया, लेकिन ये एक पार्टनर ने एक्स्ट्रा 15 लाख का लोन भी दिया बिजनेस को, एक्स्ट्रा 15 लाख का लोन भी दिया पार्टनरशिप फर्म को। तो देखो यार, अगर ये एक्स्ट्रा लोन दे रहा है इसको इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए। तो अपना लॉ बोलता है अगर कोई एक्स्ट्रा लोन प्रोवाइड कर रहा है पार्टनरशिप फर्म को, उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये क्या है, डिफॉल्ट वाला इंटरेस्ट है। अगर मैम पार्टनरशिप फर्म को लगता है कि इसको 6% नहीं, हम इसको 8% इंटरेस्ट देंगे, तो क्या दे सकते? बेटा दे सकते, बस अग्रीमेंट में बताना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म को लगता है कि नहीं हम इसको 6% नहीं, हम इसको सिर्फ 4% इंटरेस्ट देंगे, तो क्या दे सकते? बेटा दे सकते, लेकिन एक्सप्रेसली बताना पड़ेगा। ये क्या है, ये डिफॉल्ट रूल है। डिफॉल्ट रूल है कि 6% इंटरेस्ट मिल जाएगा, तुम कम ज्यादा कर सकते हो अग्रीमेंट में बता के, ठीक है। सो सपोज अ पार्टनर मेक्स एन एडवांस टू द फर्म, एडवांस मतलब लोन प्रोवाइड किया है, इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। इन सच अ केस द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। बट ये इंटरेस्ट कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अग्रीमेंट में बताना पड़ेगा, अग्रीमेंट में एक्सप्रेसली शो करना पड़ेगा, ठीक है। Next is people right to be indemnified and right to indemnify the firm. Next is right to be indemnified and right to indemnify the firm. अभी दोनों का मीनिंग समझना, दोनों अपोजिट केसेस है, ठीक है। पहली बात तो indemnify का मतलब क्या होता है, कॉमन पॉइंट क्या है, indemnified। इसका मतलब क्या होता है, देखो indemnify का मतलब होता है किसी के लॉस को गुड बनाना, मतलब किसी को लॉस की भरपाई करना, पेमेंट करना, कंपेंसेशन देना, रियम्बर्समेंट देना। देखो मैंने कितने सारे वर्ड्स बता दिए, कंपेंसेशन देना, रियम्बर्समेंट करना, किसी के लॉस को गुड बनाना, किसी लॉस का भरपाई करना, पेमेंट करना, उसको बोलते हैं इंडेमनीफाई करना। अभी ना ये दोनों पॉइंट क्या है, अपोजिट है, ध्यान से समझना। राइट टू बी इंडेमनीफाइड का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म पर्टिकुलर पार्टनर को पेमेंट करेगी। राइट टू बी इंडेमनीफाइड का मतलब है पार्टनरशिप फर्म एक पर्टिकुलर पार्टनर को पेमेंट करेगी, उसको बोलते हैं राइट टू बी इंडेमनीफाइड। जब पार्टनर फर्म को पेमेंट करेगा उसको बोलते हैं राइट टू इंडेमनीफाई द फर्म। जब फर्म पार्टनर को पेमेंट करेगी उसको बोलते हैं राइट टू बी इंडेमनीफाइड। जब पार्टनर फर्म को पेमेंट करेगा उसको बोलेंगे राइट टू इंडेमनीफाई द फर्म, ठीक है। Every partner has right to be indemnified by the firm in respect of the payment made and liabilities incurred by him in the ordinary or proper conduct of business, ये है इसका कीवर्ड, as well as in the performance of act of an emergency for protecting the firm। सेकेंड कीवर्ड क्या है, इमरजेंसी। समझना ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, ये पॉइंट बोलना चाह रहा है अगर कोई पार्टनर ने हेल्प की फर्म की, उसने पेमेंट किया फॉर द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए पेमेंट किया, या फिर इमरजेंसी के कोई ट्रांजेक्शन के लिए पेमेंट किया, तो फर्म को बाद में पेमेंट करना पड़ेगा पर्टिकुलर पार्टनर को। एग्जांपल समझना, फिर क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। देखो ये रहती है पार्टनरशिप फर्म। अभी ध्यान से मेरा एग्जांपल समझना। अभी देखो पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, बहुत टाइम से इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट ही नहीं किया, और जब इनके पास बिल आता है ना, लास्ट डेट आती है ना, तो पार्टनरशिप के पास कैश बैलेंस भी नहीं रहता, बैंक बैलेंस भी नहीं रहता, इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं रहता है इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करने के लिए। तो बेटा ये पर्टिकुलर पार्टनर क्या करता है, ये पर्टिकुलर पार्टनर क्या करता है, खुद के पॉकेट से पैसा निकाल के इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करता है। तो मुझे बताना यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक पार्टनर ने फर्म की हेल्प किया इन द केस ऑफ इमरजेंसी, इन द केस ऑफ
इमरजेंसी, इसका मतलब ये है कि बाद में फ्यूचर में फर्म को पेमेंट करना पड़ेगा इस वाले पार्टनर को। मतलब क्या है, राइट टू बी इंडेमनीफाइड। जो पार्टनर ने हेल्प किया फर्म की इन द केस ऑफ इमरजेंसी, उसको फ्यूचर में पार्टनरशिप फर्म पेमेंट कर देगी जितना भी उसने पेमेंट किया था। इसको बोलते हैं राइट टू बी इंडेमनीफाइड। कितना सिंपल था, देखो कितना सिंपल था। जो अपन ने बात किया था, जो लॉस है उसको गुड बनाना, पेमेंट करना, लॉस की भरपाई करना, ये सारी चीजें फर्म कर देगी वो पर्टिकुलर पार्टनर को जिसने हेल्प किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट टू इंडेमनीफाई द फर्म। बेटा इसका मतलब है कि यहाँ पे पार्टनर को पेमेंट करना पड़ेगा फर्म को, पार्टनर को पेमेंट करना पड़ेगा फर्म को। और क्यों करना पड़ेगा? अगर पार्टनर की वजह से लॉस हुआ है फर्म को तो पार्टनर को पेमेंट करना पड़ेगा। अभी ध्यान से समझना, अ पार्टनर मस्ट इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस। अगर पार्टनर की वजह से लॉस हुआ है फर्म को बाय हिज विलफुल निग्लेक्ट, मतलब केयरलेस बिहेवियर की वजह से, अगर पार्टनर के केयरलेस बिहेवियर की वजह से, मतलब विलफुल निग्लेक्ट की वजह से अगर फर्म को लॉस होता है तो पार्टनर को पेमेंट करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट अस अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल। ध्यान से समझना बेटा, एक पार्टनरशिप फर्म रहती है जो क्या करती है, कंप्यूटर को सेल करती है, लैपटॉप को सेल करती है। ठीक है, इनके पास ना एक दिन बहुत बड़ा ऑर्डर आता है, तो सारे पार्टनर्स ने क्या किया, ये वाले पार्टनर को बोला, ये वाले पार्टनर को बोला शाम तक कस्टमर को 100 लैपटॉप की डिलीवरी कर देना। बेटा ये पार्टनर क्या करता है, निग्लिजेंटली उसने इग्नोर किया और शाम तक उसने कस्टमर को डिलीवरी नहीं पहुंचाई। इस वजह से कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। देखो इसके निग्लिजेंट बिहेवियर की वजह से, इसके इग्नोरेंस की वजह से आज कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो लॉस किसका हुआ यार? लॉस तो फर्म का हुआ। अगर इस केस में फर्म का लॉस हो जाता है कोई पार्टनर के एक्ट की वजह से तो पार्टनर को भरपाई करना पड़ेगा फर्म को। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो पीपल वी आर डन विथ इट। अभी समझना, मैंने तुमको बताया था कि म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज तुम कैसे याद रख सकते हो। मैंने एक ट्रिक बनाई है, ध्यान से समझना। देखो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज कहां से स्टार्ट होता है? एम से स्टार्ट होता है। एम का मतलब क्या होता है? मनी। ठीक है, एम का मतलब क्या होता है? मनी। अभी समझना, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज में सारे पॉइंट्स मनी से लिंक्ड है, सारे पॉइंट मनी से लिंक्ड है। यहाँ पे क्या है? राइट टू रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, सैलरी मतलब क्या हो गया? पैसा। उसके बाद राइट टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या रहता? पैसा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट क्या रहता है? पैसा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, इंटरेस्ट क्या रहता है? फिर से पैसा। राइट टू बी इंडेमनीफाइड एंड राइट टू इंडेमनीफाई, यहाँ पे तो वही बात कर रहे, पेमेंट करना पड़ेगा या फिर पेमेंट मिलेगा। मतलब सारे ट्रांजेक्शन किसके रिलेटेड है? पैसों के रिलेटेड है। ऐसे तुम याद रख सकते हो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज को। तुमको मनी कंसेप्ट अगर दिमाग में रखोगे ना कि सारी चीजों में मनी इन्वॉल्व है, सारे पॉइंट्स में मनी इन्वॉल्व है, तुमको आसानी से पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। और बेटा ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज सेक्शन 14। लेट अस अंडरस्टैंड सेक्शन 14, बहुत इजी है। द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। बेटा प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप की पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बोलते हैं, पार्टनरशिप असेट्स बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक बोलते हैं, कॉमन स्टॉक बोलते हैं, जॉइंट स्टेट बोलते हैं। देखो कितने सारे नाम है पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी के लिए, कितने सारे नाम है। अब मुझे बताओ पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी कैसे आती है? बहुत सिंपल है, इसमें 3 पॉइंट है, समझना। पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी आती है 3 तरीके से। फर्स्ट इज जब पार्टनरशिप फॉर्म होती है, जब पार्टनर्स पार्टनरशिप में पार्टनर बनते हैं तो वो कैपिटल लेके आते, ये हो गई फर्स्ट वाली स्टेप। उसके बाद जैसे वो बिजनेस करते, वो असेट्स को परचेज करते, ये हो गई सेकंड वाली स्टेप। एंड थर्ड वन इज गुडविल। गुडविल इज वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इन अ पार्टनरशिप फर्म। व्हाट इज गुडविल? इट इज अ रेपुटेशन ऑफ द फर्म। ठीक है, सो अभी सेम चीज दी है, ऑल द प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट व्हिच पार्टनर्स मे हैव ब्रॉड। मे हैव ब्रॉड मतलब किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटल की बात कर रहे हैं। पार्टनर्स में हैव ब्रॉड मतलब किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, so all property rights and interest of partners may have brought into the common stock as their contribution to the common business। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद ऑल द प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट एक्वायर्ड और परचेज। उसके बाद वो क्या करेंगे? बिजनेस जैसे स्टार्ट हो जाता है बाद में प्रॉपर्टी को परचेज करेंगे, जमीन को परचेज कर सकते हैं, बाद में जाके बड़ी बड़ी मशीनरी को परचेज कर सकते हैं। इसका मतलब उन्होंने क्या किया? परचेज किया फॉर द फर्म, फॉर द पर्पस ऑफ कोर्स इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। इसको क्या बोलते हैं? परचेज। ऐसे पॉइंट को याद करो। ये पॉइंट पूरा बात कर रहा है कैपिटल के बारे में, ये पॉइंट बात कर रहा है परचेज के बारे में, ये पॉइंट बात कर रहा है गुडविल के बारे में। गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ द फर्म। ओके, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। और एक चीज बेटा, ये जो गुडविल है ना, जो गुडविल है इसकी डेफिनेशन पूछा था इंस्टीट्यूट ने 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स के लिए गुडविल की डेफिनेशन इंस्टीट्यूट ने पूछा है, एक बारी नहीं बहुत बारी पूछा है। तो गुडविल की डेफिनेशन एक बार देख के चले जाना। अब मुझे सिंपल सी भाषा में बताओ गुडविल क्या रहती है। मैम गुडविल का मतलब होता है जो रेपुटेशन रहती है ना फर्म की, जो बिजनेस की जो रेपुटेशन रहती है ना, उसको गुडविल बोलते हैं। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज को पूरा इंडिया जानता है, आज जियो को पूरा इंडिया जानता है। क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल बहुत ज्यादा है, उसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। अब मुझे एक चीज बताना लॉजिकली, उसकी रेपुटेशन ज्यादा क्यों है? क्योंकि मैम वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, इसलिए उनकी रेपुटेशन
रेपुटेशन बनी उसी को गुडविल बोलते हैं। तो बेटा यही तो है गुडविल, सेम चीज यहाँ पे डिफाइन की गई है। देखो, goodwill may be defined as value of reputation of the business house in respect of profits expected in future over and above the normal level of profits earned by undertaking belonging to the same class of business। आज जियो का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है बीएसएनएल से, इसलिए आज उसकी गुडविल ज्यादा है, उसका रेपुटेशन ज्यादा है। तो जो जितना प्रॉफिट कमाता है उसकी उतनी गुडविल बढ़ जाती है, इसलिए उसका नाम हो जाता है। तो व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। और कैसे पता चलेगा कि फर्म की गुडविल है कि नहीं है? प्रॉफिट से कंपेयर करो, जितना उसका प्रॉफिट ज्यादा उतनी उसकी गुडविल ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आज तक क्वेश्चन नहीं आया बट आ सकता है क्योंकि बहुत अच्छा पॉइंट है, समझना ये 2 पॉइंट को समझना, वन एंड द सेम है और लिंकिंग है दोनों पॉइंट में। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर, और ये बात करता है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ये बात करता है प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर, ये बात करता है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। दोनों पॉइंट को ध्यान से समझना, दोनों पॉइंट में इंटरलिंक है। ठीक है, ये क्या बात करता है समझना। वेयर अ प्रॉपर्टी इज एक्सक्लूसिवली बिलोंगिंग टू अ पर्सन, इट डज नॉट बिकम अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनरशिप merely because it is used for the business of the partnership. Such property will become a property of the partnership if there is agreement। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, if देयर इज अग्रीमेंट, ये पॉइंट बोलता है अगर कोई पार्टनर की कुछ प्रॉपर्टी थी, उसने थोड़े टाइम के लिए बिजनेस को दिया यूज करने के लिए, इसका मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो बिजनेस की प्रॉपर्टी हो जाएगी। पार्टनर की प्रॉपर्टी बिजनेस की प्रॉपर्टी तभी बनेगी जब अग्रीमेंट में दिया है, जब अग्रीमेंट में दिया या फिर तुम अग्रीमेंट में चेंजेस ला रहे हो। जब तक तुम अग्रीमेंट में चेंजेस नहीं ला रहे हो, कोई पार्टनर की प्रॉपर्टी फर्म की प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। जैसे कि एग्जांपल समझना, अभी पार्टनरशिप फर्म क्या करती थी? कार यूज करती थी रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। ठीक है, तो एक दिन क्या हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म की कार पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है। तो क्या करता है, एक पार्टनर खुद की पर्सनल कार प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। तो समझना, मतलब पार्टनर ने खुद की कार दिया बिजनेस के यूज के लिए, तो क्या ये बिजनेस की प्रॉपर्टी हो जाएगी? अपना लॉ बोलता है नहीं। अगर तुमको पार्टनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी अगर बिजनेस को दे रहा है कुछ टाइम के लिए, तो ये बिजनेस की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पार्टनर की प्रॉपर्टी है। तो ये बिजनेस की प्रॉपर्टी कब बन जाएंगी? बेटा अगर अग्रीमेंट में दिया है, अगर अग्रीमेंट में दिया है या फिर अग्रीमेंट में तुम चेंजेस लाते हो तो पार्टनर की प्रॉपर्टी बिजनेस की प्रॉपर्टी बन सकती है, लेकिन जब तक तुम अग्रीमेंट में चेंजेस नहीं ला रहे हो वो पार्टनर की प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज Section 15 provides that a property of the firm shall be held and used exclusively for the purpose of the firm। ये पॉइंट बोलता है अगर कोई पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है तो सिर्फ वो फर्म यूज कर सकती है, पार्टनर यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे बोला गया है इन पार्टनरशिप देयर इज अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट व्हिच ऑल द पार्टनर्स टेक्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। हमको पता है कि पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, दोनों एक ही है, लेकिन फिर भी इट डज नॉट मीन दैट ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप अ पर्टिकुलर पार्टनर हैज एनी प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट इन द असेट्स ऑफ द फर्म। ये पॉइंट बोल रहा है, व्हाट इज द समरी ऑफ दिस पॉइंट? ये पॉइंट बोल रहा है कि देखो हमको पता है कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर एक ही है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, दोनों एक ही है, फिर भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकता, वो फर्म की प्रॉपर्टी कभी यूज नहीं कर सकता, उसको कोई भी राइट नहीं है, उसको कोई भी हक नहीं है फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करना। इसका मतलब समझना, यहाँ पे बोला गया है कि एक पार्टनर की प्रॉपर्टी फर्म की प्रॉपर्टी नहीं हो जाएगी, और यहाँ पे बोला गया है कि एक फर्म की प्रॉपर्टी पार्टनर की प्रॉपर्टी नहीं हो जाएगी। Are you getting? एक पार्टनर की प्रॉपर्टी फर्म की प्रॉपर्टी नहीं होगी, एक फर्म की प्रॉपर्टी पार्टनर की प्रॉपर्टी नहीं होगी। Are you getting? ये पॉइंट दोनों इंटरलिंक है, अच्छे से याद रखना। इस पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ना इंस्टीट्यूट बना के दे सकती, तो पॉइंट को समझ लो, कंसेप्ट को समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट इज पीपल, if a partner derives any profit for himself from any transaction of the firm। ठीक है, फर्स्ट वर्ड क्या है? ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म। सेकंड वर्ड क्या है? फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, देन बिजनेस कनेक्शन, देन द फर्म नेम, ही शैल अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म। इसका मतलब है अगर कोई पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब खुद के लिए प्रॉफिट कमा रहा है, किससे? फर्म के ट्रांजैक्शन से, फर्म की प्रॉपर्टी से, फर्म के नेम से, तो उसको प्रॉफिट वापस करना पड़ेगा और फर्म को लौटाना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा है फर्म के ट्रांजैक्शन की वजह से, फर्म की प्रॉपर्टी की वजह से, फर्म के नेम की वजह से, उसको वो प्रॉफिट फिर से लौटाना पड़ेगा फर्म को। दिस इज द रूल। एग्जाम्पल समझना, फिर ही तुमको क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन कीवर्ड्स को याद रख लो। फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन, सेकंड इज प्रॉपर्टी, थर्ड इज बिजनेस कनेक्शन एंड द फर्म नेम। क्या है? फर्म नेम। फर्स्ट का एग्जाम्पल समझते हैं ट्रांजैक्शन का।
सो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांजैक्शन? अभी समझना बेटा, ये है रेप्यूटेड सीए फर्म। क्या है? रेप्यूटेड सीए फर्म। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 4 पार्टनर्स है जो सीए की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, जीएसटी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टैक्स ऑडिट करते हैं, हर काम करते हैं सीए का, ठीक है। सो दिस इज रेप्यूटेड सीए फर्म। अभी क्या हो रहा है ना, समझना, यहाँ पे एक पार्टनर ने क्या किया, यहाँ पे एक पार्टनर ने क्लाइंट का रिटर्न फाइल किया, क्लाइंट का रिटर्न फाइल किया और उसका बिल बन रहा था 8,000 रुपए। फिर भी इसने क्या किया, इसने उस क्लाइंट से 10,000 रुपए ले लिया। तो समझना, मतलब इसने 2,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए और 2,000 रुपए उसने खुद के पॉकेट में डाल दिए। इसका मतलब उसने क्या किया, फर्म के जो ट्रांजैक्शन था, फर्म का जो ट्रांजैक्शन था, उससे उसने पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया। इस केस में जो 2,000 रुपए है ना, अगर बाकी पार्टनर्स को पता चला कि इसने पर्सनल प्रॉफिट कमाया, इसको 2,000 रुपए फिर से फर्म को लौटाना पड़ेगा। ये हो गया फर्स्ट वाले का एग्जांपल। सेकेंड इज फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी। फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, इसका एग्जांपल समझना। अभी देखो, फर्म के पास ना, यही सीए की फर्म है, इनके पास ना एक ऑफिस था, एक एक्स्ट्रा ऑफिस था जो थोड़ा दूर था उनके फर्म से, लेकिन ये ऑफिस वो यूज करते थे कोई भी फंक्शन के लिए, कोई भी मीटिंग के लिए, कोई भी ट्रेनिंग के लिए, मतलब अगर कुछ भी फंक्शन रहता था वो ये ऑफिस पे ही बनाते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये वाले पार्टनर ने क्या किया, बहुत ही चालाक पार्टनर ने क्या किया, बाकी किसी को बताया नहीं, बाकी कोई पार्टनर को बताया नहीं, और उसने क्या किया, ये जो ऑफिस था ना, ये 1 हफ्ते के लिए रेंट पे दे दिया थर्ड पार्टी को, क्लाइंट को, और उससे पैसा चार्ज कर लिया, और जो भी पैसा मिला एज अ रेंट उसने खुद के पॉकेट में डाल दिया। मतलब उसने फर्म की प्रॉपर्टी यूज किया, उससे पैसा कमाया और खुद के पॉकेट में डाल दिया। मतलब उसने पर्सनल प्रॉफिट कमाया। समझना, ये फर्म की प्रॉपर्टी थी, ये ऑफिस फर्म का था, एक्स्ट्रा ऑफिस था ये, जो फर्म यूज करती थी फॉर बिजनेस मीटिंग, फॉर एनी फंक्शन ऑफ द फर्म, लेकिन ये पार्टनर ने क्या किया, रेंट पे दे दिया, 1 हफ्ते के लिए रेंट पे दे दिया, और जो भी पैसा आया खुद के जेब में डाल दिया। इसका मतलब उसने गलत किया, ये प्रॉफिट उसको वापस करना पड़ेगा। थर्ड इज पीपल फर्म्स नेम। अगर तुम फर्म की नेम की वजह से प्रॉफिट कमाते हो, तुमको फिर से लौटाना पड़ेगा फर्म को। एग्जांपल समझना बेटा, ये लेडी क्या करती है, ये कार परचेस करने जाती है शोरूम में, ठीक है। इसने कार परचेस किया, इसने 15 लाख की कार परचेस किया। वो शोरूम के ओनर के पास जाती है और उसको बोलती है, क्या आपको पता है रेप्यूटेड सीए फर्म? तो शोरूम का ओनर बोलता है, हाँ मुझे पता है, ये तो बहुत रेप्यूटेड फर्म है पूरे अपने सिटी में। तो ये बोलती है, देखो मैं वहां की पार्टनर हूँ, मैं वहां की पार्टनर हूँ, मुझे गाड़ी में 2 लाख का डिस्काउंट दे दो। अगर तुम मुझे गाड़ी में 2 लाख का डिस्काउंट दोगे ना, तो मैं तुम्हारा फ्री में रिटर्न फाइल करूंगी, मैं तुम्हारा टैक्स बचाऊंगी। तो देखो उसने क्या किया, उसने फर्म का नाम यूज करके खुद के लिए प्रॉफिट कमाया। डिस्काउंट लिया मतलब प्रॉफिट कमाना ही हुआ इनडायरेक्टली, मतलब उसने फर्म का नाम यूज करके खुद के लिए प्रॉफिट कमाया। तो ये भी कहीं ना कहीं यार बहुत गलत है। अगर बाकी पार्टनर्स को ये बात पता चलेगी ना, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ये प्रॉफिट वापस रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या बोल रही है, मैं तुम्हारा टैक्स बचाऊंगी, मैं तुम्हारा रिटर्न फ्री में फाइल कर दूंगी, मतलब फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और ऐसा थोड़ा ना चलता है। तो जो भी नुकसान होगा फर्म को, जो भी ये प्रॉफिट कमा रही है, उसको वापस देना पड़ेगा। ओके, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। जो भी प्रॉफिट तुम पर्सनल कमाते हो, ट्रांजैक्शन की वजह से, फर्म नेम की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से, तुमको वापस फर्म को देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर। देखो सेम नेचर का बिजनेस कर रहे हो एंड कॉम्पिटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, ही शैल अकाउंट फॉर एंड पे टू द फर्म ऑल द प्रॉफिट्स मेड बाय हिम इन दैट बिजनेस। ये पॉइंट बोलता है, अगर कोई पार्टनर सेम बिजनेस करता है, कॉम्पिटिंग बिजनेस करता है जो फर्म कर रही है, पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करता है और प्रॉफिट कमाता है, तुमको प्रॉफिट वापस करना पड़ेगा। देखो ये 4 पार्टनर्स थे पार्टनरशिप फर्म में, बाद में पता चलता है कि देखो बेटा ये जो पार्टनर है ना, वो क्या कर रही है पता है, वो ये फर्म में भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जीएसटी की रिटर्न फाइल कर रही है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रही है, और बाद में पता चलता है कि वो पर्सनली भी सीए की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। मतलब उसने पर्सनली भी सेम नेचर का काम करना स्टार्ट कर दिया, कॉम्पिटिंग काम स्टार्ट कर दिया बिना पार्टनर्स को बताए। इस केस में क्या होगा, जो भी प्रॉफिट वो कमाएगी वो वापस लौटाना पड़ेगा फर्म को। ओके, तो देखना तुम ना सेम नेचर का बिजनेस नहीं कर सकते, कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड। कहीं ना कहीं तुम गलत कर रहे हो। इस केस में जो भी तुमने प्रॉफिट कमाया तुमको फर्म को लौटाना पड़ेगा। ओके, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। सेक्शन 16 इज वेरी मच क्लियर टू यू एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्या है, पर्सनल प्रॉफिट कमा रहे हो कोई ट्रांजैक्शन की वजह से, उसके बाद क्या है, फर्म के नेम की वजह से, फर्म की प्रॉपर्टी की वजह से, उसके बाद है तुम सेम नेचर का बिजनेस कर रहे हो, कॉम्पिटिंग बिजनेस कर रहे हो, तुमको वापस प्रॉफिट लौटाना पड़ेगा। ओके, next is people rights and duties of partner after a change in the firm, section 17 rights and duties of a partner after a change in the firm, section 17। देखो सेक्शन 17 बात करता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। बेटा अपन ने बहुत सारे राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़े। देखो अपन ने राइट टू रेम्युनरेशन के बारे में पढ़ा है, राइट, सो दिस इज वन काइंड ऑफ राइट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी एक राइट है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, ये भी वन काइंड ऑफ राइट है। उसके बाद राइट टू इंडेमनिफाई, ये भी राइट है। ड्यूटीज का पढ़ा था, बताओ मुझे ड्यूटीज अपन ने ये पढ़ा था, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करना चाहिए। उसके बाद सारे मेंबर्स को, सारे पार्टनर्स को फुल इंफॉर्मेशन देना चाहिए
अकाउंट्स को रेंडर करना चाहिए। तो देखो अपन ने सारे राइट्स और ड्यूटीज पढ़ा है। सेक्शन 17 बात करता है ड्यूटीज और राइट्स के बारे में। देखो क्या बोलता है, सेक्शन 17 बोलता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स फर्स्ट इज आफ्टर अ चेंज इन अ फर्म। लिख लो अपने बुक में, आफ्टर अ चेंज इन अ फर्म के मतलब है यहाँ पे एक तो एडमिशन या फिर रिटायरमेंट। ये पॉइंट बोलता है अगर कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा है या फिर कोई पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, उससे उससे जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो पहले म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज थे वही बाद में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगे। पहले 3 पार्टनर थे ए बी सी, ठीक है। बाद में मिस्टर डी भी एज अ पार्टनर ज्वाइन करता है पार्टनरशिप फर्म में। तो जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है ना वो सेम के सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। वो चेंज कब होंगे, जब पार्टनर्स अग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब अगर उन्होंने अग्रीमेंट में बता दिया, ड्यूटीज को चेंज कर दिया, राइट्स को चेंज कर दिया तो चेंज हो जाएंगे। अगर कुछ नहीं बताया इसका मतलब जो पहले राइट्स एंड ड्यूटीज थे वही बाद में रहेंगे। पार्टनरशिप में 4 पार्टनर्स थे, ठीक है। एक पार्टनर चले जाता है पार्टनरशिप फर्म से, मतलब अभी 3 पार्टनर बचते, मतलब रिटायरमेंट हो गया पार्टनर का। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है वो सीधा चेंज हो जाएंगे, सेम की सेम रहेंगे। इसका मतलब अगर तुमको तुम्हारे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज को चेंज करना है तो सबसे पहले अग्रीमेंट में चेंज लाओ। अगर तुमने अग्रीमेंट में कुछ चेंज नहीं लाया तो चाहे एडमिशन हो कि चाहे रिटायरमेंट हो, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। कितना सिंपल पॉइंट था, पढ़ने जैसा भी पॉइंट नहीं था ये, ठीक है, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट इज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म, इसका मतलब फिक्स्ड पार्टनरशिप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग आर कैरिड आउट, मतलब पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अपन ने फिक्स्ड पार्टनरशिप क्या रहता है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या रहता है, अपन ने पढ़ा था यूनिट नंबर 1 में। आई होप आपको याद है, बट अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने टाइम स्टैम्प प्रोवाइड किया है, जाके देख लो कि काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में दिया है। एक तो फिक्स्ड पार्टनरशिप दिया है, एक तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप दिया है। शॉर्ट में बताती हूँ, फिक्स्ड पार्टनरशिप मतलब जो फिक्स पीरियड के लिए बनी है। एग्जांपल, पार्टनर साथ में आते, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने सोचा कि हम 3 साल के लिए बिजनेस करेंगे, हम 3 साल के लिए बिजनेस करेंगे, इसको बोलते हैं फिक्स पार्टनरशिप। यहाँ पे ये पॉइंट बोल रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट बोल रहा है अगर तुम्हारी फिक्स पार्टनरशिप थी, तुम 3 साल के लिए बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, टाइम खत्म हो गया, लेकिन अगर तुमको बहुत प्रॉफिट हुआ और पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते 3 साल के बाद भी, तो क्या जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है क्या वो चेंज हो जाएंगे? यहाँ पे सेम चीज बोल रहा है, चेंज नहीं होंगे। फिक्स पार्टनरशिप अगर 3 साल के लिए था, उसके बाद भी तुमको बिजनेस को कंटिन्यू करना है, तुम लोग कर सकते हो। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। कब चेंज आएगा? अगर अग्रीमेंट में अलग से बताया है तो चेंज आएगा। यहाँ पे सेम चीज दी है, where a firm constituted for a fixed term continues to carry on business after the expiry of that term, the mutual rights and duties of the partner remains the same as they were before। देखो remains the same, सेम रहेंगे। सेम चीज दिया है पर्टिकुलर पार्टनरशिप में। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब ऐसी पार्टनरशिप जो बनी है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, पर्टिकुलर एडवेंचर को कंप्लीट करने के लिए। वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग आर कैरिड आउट, इसका मतलब है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। देखो पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब ऐसी पार्टनरशिप रहती जो बनी है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए। एग्जांपल 3 पार्टनर साथ में आते हैं, उन्होंने सोचा कि अपन क्या करेंगे, अपन 10 रो हाउसेस बनाएंगे, अपन 10 रो हाउसेस बनाएंगे। देखो ये हो गया पर्टिकुलर पार्टनरशिप, मतलब पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने पार्टनरशिप को ओपन किया। तो बेटा जैसे ही इनके 10 रो हाउसेस बन जाएंगे ना, ये अपने बिजनेस को बंद कर देंगे। यहाँ पे दिया है अगर पार्टनर क्या करते हैं, अगर पार्टनर अपना बिजनेस कंटिन्यू रखते हैं, 10 रो हाउसेस बनाने के बाद भी वो बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। अब देखो उनको बहुत प्रॉफिट हो गया, उनको बहुत फायदा हो गया, तो ये तीनों पार्टनर सोचते हैं यार अपने को 10 रो हाउसेस में इतना फायदा हो गया, अपन बिजनेस को बंद नहीं करते, अपन बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे। ऐसा अगर पार्टनर सोचते हैं, वो बिजनेस को बाद में भी कंटिन्यू रखते हैं, तो क्या उनके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज चेंज हो जाएंगे? अपना लॉ बोलता है नहीं होंगे, उनके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज सेम रहेंगे। अगर चेंज करना है अग्रीमेंट में बता दो, फिर चेंज हो जाएंगे। देखो where a firm constituted to carry out one or more adventure or undertaking carries out other adventure or undertaking are the same as those in respect of original adventure or undertaking। सिंपल सी भाषा में जो पहले राइट्स एंड ड्यूटीज थे तुम्हारे सेम की सेम रहेंगे बाद में भी। अगर तुमको चेंज करना है ना तो अग्रीमेंट में बता दो, फिर चेंज हो जाएंगे। इन शॉर्ट मैम सेक्शन 17 क्या बात करता है बेटा? सेक्शन 17 बात करता है चाहे पार्टनर का एडमिशन हो रहा है कि रिटायरमेंट हो रहा है, चाहे फिक्स पार्टनरशिप के बाद वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, चाहे पर्टिकुलर पार्टनरशिप के बाद वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई भी केस में तुम्हारे राइट्स एंड ड्यूटीज चेंज नहीं होंगे। जो पहले राइट्स एंड ड्यूटीज थे वही सेम राइट्स एंड ड्यूटीज बाद में रहेंगे। अगर तुमको चेंज करना है तो अग्रीमेंट में बता दो। यहाँ पे क्या दिया है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अग्रीमेंट में बता दो फिर चेंज हो जाएंगे, वरना चेंज नहीं होंगे। ये थी सेक्शन 17 की समरी। ओके, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। बेटा मैंने यहाँ पे फिक्स पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप को थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है, इसलिए बताया है क्योंकि अपन यूनिट 1 में अच्छे से कवर कर लिया। ओके, Next is people relation of partners to third party. Next important point is implied authority of partners as an agent of the firm. Section 19. Section 19 talks about implied authority of partner. अब इसको ध्यान से सुनना, implied authority रहती क्या है? The act of a partner which is done to carry on in usual way business of a kind carried on by firm binds the firm. Very important word is people, binds the firm, binds the firm. अभी इसको समझना implied authority क्या है। implied authority मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन, ऐसी एक्टिविटी जो पार्टनर कर सकता है, उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है बाकी पार्टनर्स की।
अगर वो ऐसी एक्टिविटी करेगा, ऐसे ट्रांजेक्शन करेगा, तो पूरी फर्म बाइंड हो जाएगी, पूरी फर्म जिम्मेदार हो जाएगी, दैट इज इम्प्लाइड ऑथोरिटी। इन शॉर्ट, इम्प्लाइड ऑथोरिटी मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन है जो पार्टनर कर सकता है, उसके पास राइट है, उसके पास पावर है, उसका हक है वो ट्रांजेक्शन करने का, और पूरी फर्म को वो बाइंड कर देगा, मतलब पूरी फर्म की जिम्मेदारी आ जाएगी, हर एक पार्टनर की जिम्मेदारी आ जाएगी, पूरी फर्म की जिम्मेदारी आ जाएगी, उसको बोलते हैं इम्प्लाइड ऑथोरिटी। उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड ऑथोरिटी बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल समझो। ठीक है, एक एग्जांपल बताती हूँ बस तुमको। देखो, ये पार्टनरशिप फर्म है जो क्या करती थी, कंप्यूटर बना के सेल करती थी, कंप्यूटर बना के सेल करती थी। अभी देखो, कस्टमर अगर कोई आता है, ठीक है, कोई कस्टमर आता है, तो ये पार्टनर क्या कर सकता है, उसको बेटा उसको सेल कर सकता है कंप्यूटर। अब सेल करने के पहले उसको बाकी पार्टनर की परमिशन लेने की जरूरत है, कि उसको कॉल करेगा क्या कि कंप्यूटर सेल करूं कि नहीं करूं? ऑब्वियसली नहीं मैम, कॉल क्यों करेगा, ये तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, सेल तो कोई भी कर सकता है। तो यही तो लॉ बोल रहा है, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड ऑथोरिटी। यहाँ पे कोई भी पार्टनर क्या कर सकता है, अगर कस्टमर आता है तो उसको सीधा कंप्यूटर सेल कर देगा, उसको गुड सेल कर देगा, मतलब उसको अलाउ है, उसके पास राइट है, उसका हक है, उसको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है गुड्स को सेल करने के लिए। इसको बोलते हैं इम्प्लाइड ऑथोरिटी। इम्प्लाइड ऑथोरिटी मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन करना जो तुम बिना परमिशन के कर सकते हो। अगर तुमने ऐसा ट्रांजेक्शन किया तो पूरी फर्म जिम्मेदार हो जाएगी, पूरी फर्म जिम्मेदार हो जाएगी। इस केस में कोई भी पार्टनर क्या कर सकता है, रॉ मटेरियल को परचेज कर सकता है, अगर फर्म में रिक्वायरमेंट है तो गुड्स को सेल कर सकता है, अगर फर्म में रिक्वायरमेंट है तो लोन ले सकता है, अगर फर्म में रिक्वायरमेंट है तो। ये सारे ट्रांजेक्शन क्या है, इम्प्लाइड ऑथोरिटी, मतलब ऐसी चीजें जो पार्टनर को अलाउड है, जो वो कर सकता है, उसके पास पावर है, सारे पार्टनर्स को, पूरी फर्म को बाइंड कर देगा, दैट इज इम्प्लाइड ऑथोरिटी। ठीक है, अभी ना अपन ये पढ़ने वाले हैं, पहले ये समझ लो। द ऑथोरिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन इज कॉल्ड इम्प्लाइड ऑथोरिटी। अपन अभी ये पढ़ने वाले हैं कौन से ट्रांजेक्शन में नो इम्प्लाइड ऑथोरिटी है। नो इम्प्लाइड ऑथोरिटी मतलब उसका अपोजिट क्या होगा? इम्प्लाइड ऑथोरिटी मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जो पार्टनर को अलाउ है और फर्म बाइंड हो जाएगी। तो नो इम्प्लाइड ऑथोरिटी मतलब कौन से ट्रांजेक्शन रहेंगे? ऐसे ट्रांजेक्शन जो पार्टनर को अलाउड नहीं है और फर्म बाइंड नहीं होगी, मतलब फर्म की जिम्मेदारी नहीं आएगी, इसको बोलते हैं नो इम्प्लाइड ऑथोरिटी। सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड टू द कॉन्ट्ररी, द इम्प्लाइड ऑथोरिटी ऑफ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम। देखो, अगर फर्म की प्रथा है, फर्म की कस्टमर है, अगर वो ये ट्रांजेक्शन को अलाउ करती है तो अलाउ हो जाएगा, बट जनरल रूल ये है कि ये ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं रहते पार्टनर के पास करने के लिए। एक पार्टनर इतने बड़े बड़े डिसीजन नहीं ले सकता, ऐसे बड़े बड़े ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, अगर उसने किया ना तो फर्म की जिम्मेदारी नहीं होगी, फर्म बाइंड नहीं होगी। ओके, दिस इज नो इम्प्लाइड ऑथोरिटी। तो ट्रांजेक्शन को समझना, फर्स्ट इज submit a dispute relating to the business of the firm to the arbitration। submit a dispute relating to the business of the firm to the arbitration। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट मतलब जो झगड़ा रहता है, पार्टनर क्या कर रहा है, सीधा आर्बिट्रेशन में लेके जा रहा है। जो झगड़ा हो चुका है, जो डिस्प्यूट हो चुका है, पार्टनर सीधा आर्बिट्रेशन में लेके जा रहा है। देखो, डिस्प्यूट मतलब क्या रहता है, झगड़ा। जब भी बिजनेस में झगड़े हो जाते हैं, कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, तो पार्टनर्स कहाँ पे जाते हैं, यूजुअली कोर्ट में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पार्टनर क्या कर रहा है, कोर्ट में नहीं जा रहा, वो आर्बिट्रेशन में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, आर्बिट्रेशन में जा रहा है। अभी समझना व्हाट इज आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन भी एक कोर्ट ही रहता है, लेकिन छोटा सा कोर्ट रहता है, छोटा वाला कोर्ट रहता है। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, यहाँ पे जज रहते हैं और वो क्या करते हैं, ये पार्टी की सुनते हैं, दूसरी पार्टी की सुनते हैं, फिर जजमेंट को पास करते हैं। लेकिन ये बहुत छोटा वाला कोर्ट रहता है। ये छोटे वाले कोर्ट में, मतलब आर्बिट्रेशन में, सिर्फ बिजनेस के झगड़े सॉल्व किए जाते हैं। यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज के झगड़े सॉल्व नहीं किए जाते, जैसे मर्डर वाले केस यहाँ पे सॉल्व नहीं होते। ये छोटा सा कोर्ट रहता है, बहुत मिनी वाला कोर्ट रहता है। देखो, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ा डिसीजन है। यहाँ पे पार्टनर को कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन पार्टनर कोर्ट नहीं जा रहा, वो आर्बिट्रेशन में जा रहा है, छोटे वाले कोर्ट में जा रहा है। अपना लॉ बोलता है, अगर एक पार्टनर खुद डिसीजन ले रहा है कि कोर्ट में नहीं जाना, आर्बिट्रेशन में जाना, उसने क्या किया, उसने सीधा झगड़ा सबमिट कर दिया आर्बिट्रेशन में, ये बहुत बड़ा डिसीजन हो गया, बहुत बड़ा डिसीजन हो गया। और एक पार्टनर ऐसे डिसीजन नहीं ले सकता। अगर उसने ऐसे डिसीजन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो नो इम्प्लाइड ऑथोरिटी आ जाएगा। मैंने तुमको क्या बताया, व्हाट इज नो इम्प्लाइड ऑथोरिटी, मतलब बाकी पार्टनर की जिम्मेदारी नहीं आएगी। अगर एक पार्टनर ने झगड़ा सीधा आर्बिट्रेशन में दे दिया तो बाकी पार्टनर इस डिसीजन को लेके बाइंड नहीं हो पाएंगे, उनकी जिम्मेदारी नहीं आएगी, वो बाइंड नहीं हो पाएंगे, ये डिसीजन पूरे फॉर्म पे लागू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ओपन अ बैंकिंग अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। देखो, एक पार्टनर ने क्या किया, एक पार्टनर ने बैंक अकाउंट तो ओपन किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद के नाम पे कर दिया, खुद के नाम पे कर दिया। मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी तीन पार्टनर्स थे। मिस्टर ए ने क्या किया, बैंक अकाउंट तो ओपन किया फर्म के लिए, लेकिन पर्सनल नाम पे कर दिया, पर्सनल नाम पे कर दिया, खुद के नाम पे कर दिया। बेटा ये अलाउड है क्या, ये भी अलाउड नहीं है, पूरी जो पार्टनरशिप फर्म है वो बाइंड नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइज और रिलिंग्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय द फर्म। क्लेम का मतलब क्या होता है, क्लेम का मतलब होता है ऐसा पैसा जो फर्म को आना है। क्लेम का मतलब क्या होता है, ऐसा पैसा जो फर्म को आना है, कस्टमर से आ सकता है या फिर थर्ड पार्टी से, कोई भी पार्टी से आ सकता है। तो क्लेम का मतलब ऐसा पैसा जो फर्म को आना है, अपने बुक
बुक में लिख लो, कॉम्प्रोमाइज मतलब कम पैसा लेना, कॉम्प्रोमाइज मतलब कम पैसा लेना, और रिलिंग्विश मतलब कुछ भी पैसा नहीं लेना, रिलिंग्विश मतलब कुछ भी पैसा नहीं लेना, सीधा उसको माफ कर देना। अपना लॉ बोलता है, अपना लॉ बोलता है एग्जांपल, ठीक है, 3 पार्टनर्स थे, ए बी सी, 3 पार्टनर्स थे। एक कस्टमर था जिससे ना फर्म को 1 लाख रुपए आना था। तो 1 लाख क्या है बेटा मैम, 1 लाख तो ये क्लेम है, आपने अभी हमको बताया, क्लेम मतलब जो पैसा फर्म को आना है, समझना। अगर कोई कस्टमर से 1 लाख रुपए आना है मतलब ये क्या है, ये तो क्लेम है, क्या है, ये तो क्लेम है। अगर मिस्टर ए, 3 पार्टनर्स थे, अगर मिस्टर ए इस कस्टमर को क्या बोल रहा है कि कस्टमर 1 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ क्या कर, तू तो मेरा यार है, तू मेरा बचपन का दोस्त है, तू सिर्फ क्या कर, तू सिर्फ 70,000 रुपए दे दे, तू सिर्फ 70,000 रुपए दे दे। मतलब क्या कर रहा है मैम, यहाँ पे तो वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, वो कम पैसा ले रहा है उससे। अपना लॉ बोलता है अगर एक पार्टनर खुद ऐसे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, रिलिंग्विश कर रहा है ना, तो बाकी के पार्टनर उससे बाइंड नहीं हो पाएंगे, बाकी के पार्टनर की जिम्मेदारी नहीं आएगी। मतलब बाकी के पार्टनर पूरा पैसा वसूल कर सकते हैं, एक पार्टनर से बड़े बड़े डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। फिर से समझना, अगर यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म को 1 लाख रुपए आना था, एक पार्टनर क्या कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, मतलब वो सिर्फ 70,000 रुपए ले रहा है इस कस्टमर से, इसका मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे आ जाएगा नो इम्प्लाइड ऑथोरिटी, मतलब बाकी के पार्टनर्स इससे बाइंड नहीं हो पाएंगे, उनकी जिम्मेदारी नहीं आ जाएगी ये ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करने की। नेक्स्ट इज रिलिंग्विश, मतलब पूरी तरीके से माफ कर देना, कुछ भी पैसा नहीं लेना। एक कस्टमर से 1 लाख रुपए आने वाले थे, मिस्टर ए क्या बोलता है ये कस्टमर को कि पैसा देने की जरूरत नहीं है, तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं तुझसे पैसा नहीं लूंगा। अपना लॉ बोलता है तुम ऐसे अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, अगर एक पार्टनर ने ऐसा डिसीजन लिया ना तो बाकी के जो पार्टनर्स है उन पे डिसीजन बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नो इम्प्लाइड ऑथोरिटी। अपने दिमाग में डाल दो, ये सारे ट्रांजेक्शन में है नो इम्प्लाइड ऑथोरिटी, मतलब बाकी के पार्टनर की जिम्मेदारी नहीं आएगी, उन पे ये ट्रांजेक्शन बाइंड नहीं हो पाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट इज विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, इसका मतलब क्या है, अगर पार्टनरशिप फर्म ने कोई थर्ड पार्टी पे, कोई कस्टमर पे, कोई बैंक वाले पे, किसी पे भी अगर केस फाइल किया था, पार्टनरशिप फर्म ने सामने वाले पे अगर केस फाइल किया था, तो एक पार्टनर उसको विड्रॉ नहीं कर सकता, विड्रॉ मतलब केस वापस नहीं ले सकता। देखो ये भी बहुत बड़ा डिसीजन है यार, अगर पूरी पार्टनरशिप फर्म ने, पूरे पार्टनर ने मिलकर अगर किसी पे केस फाइल किया है, तो क्या एक पार्टनर इतना बड़ा डिसीजन ले सकता, क्या वो सीधा केस वापस ले सकता? अपना लॉ बोलता है नहीं ले सकता। अगर एक पार्टनर ऐसी हरकतें कर रहा है ना, तो बाकी के जो पार्टनर्स है, जो फर्म है, उन पे ये डिसीजन बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नो इम्प्लाइड ऑथोरिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज एडमिट एनी लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, एडमिट करना मतलब मान लेना, समझना समझना। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एक पार्टनरशिप फर्म थी जो क्या करती थी, कंप्यूटर बना के बेचती थी, कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करती थी, फिर उसको सेल करती थी, ठीक है। तो एक कस्टमर ने क्या किया, इस पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस फाइल किया, उसने केस फाइल किया कि पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, सेकंड हैंड गुड्स बेचती है, एकदम पुराने वाले गुड्स बेचती है, पैसा लेती है न्यू गुड्स का और बेचती है पुराने वाले गुड्स। तो पार्टनरशिप फर्म फ्रॉड करती है, उसने केस फाइल किया पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट, वो बोलता है कि मैंने इस पार्टनरशिप फर्म को 1 लाख का पेमेंट किया है, वो जज साहब को बोलता है कि मुझे मेरा 1 लाख रुपए वापस चाहिए। तो देखो यहाँ पे लॉ बोलता है कि पार्टनर ने अगर एडमिट किया, एडमिट मतलब मान लेना, एनी लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, अगर एक पार्टनर जाके बोल रहा है कि हाँ जज साहब हमने फ्रॉड किया है, हमने गलत वाले गुड्स दिए हैं, हमने पुराने वाले गुड्स दिए हैं, हम इस कस्टमर को 1 लाख रुपए दे देंगे, अपना लॉ बोलता है तुम ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। अगर तुमने लायबिलिटी को एडमिट कर दिया, अकेले खुद ही इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, तो बाकी के जो पार्टनर्स है, जो फर्म है, उन पे डिसीजन बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि पे आ जाएगा नो इम्प्लाइड ऑथोरिटी, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म पे केस फाइल कर रहा है, मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और एक पार्टनर सीधा लायबिलिटी को एडमिट कर रहा है, मान ले रहा है कि हाँ हमारी गलती थी, हमने फ्रॉड किया, हमसे गलती हो गई, तुम ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, ठीक है। अगर तुम ऐसा कुछ किया ना, तो बाकी के पार्टनर जिम्मेदार नहीं होंगे। 3 पार्टनर थे, ए बी सी, ए ने क्या किया, ए ने एडमिट कर दिया लायबिलिटी, तो बी और सी इस डिसीजन पे जिम्मेदार नहीं रहेंगे, उनकी कुछ भी जिम्मेदारी नहीं आएगी, क्योंकि ए ने एडमिट किया है, उन्होंने नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म। देखो एक्वायर मतलब परचेज करना, ट्रांसफर मतलब सेल करना, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी रहती है जिसको तुम मूव नहीं कर सकते, जैसे कि जमीन तुम उसको मूव नहीं कर सकते, जैसे कि शॉप उसको तुम मूव नहीं कर सकते, जैसे कि ऑफिस जिसको तुम मूव नहीं कर सकते। इमूवेबल प्रॉपर्टी यूजुअली ना बहुत महंगी आती है, बहुत बड़े अमाउंट की आती है, करोड़ में जाती है इसकी अमाउंट, ठीक है। तो अपना लॉ बोलता है कि एक पार्टनर सीधा परचेज नहीं कर सकता, एक पार्टनर सीधा सेल नहीं कर सकता, अकेले खुद इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत महंगी आती है यूजुअली, तो एक पार्टनर ऐसे बड़े डिसीजन नहीं ले सकता। अगर पार्टनर ने क्या किया, खुद ही बड़ी लैंड परचेज कर लिया, खुद ही सेल कर दिया बिजनेस की लैंड, तो ये डिसीजन दूसरों पे बाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी नहीं आएगी। नेक्स्ट इज एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एंटर हो रहा है, मतलब पार्टनर बन रहा है, लेकिन
फर्म के बिहाफ पे, फर्म के बिहाफ पे, मतलब वो फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझना। मतलब एक पार्टनर इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता कि फर्म के बिहाफ पे वो पार्टनर बन रहा है, ये अलाउड नहीं है। तुम फर्म का नाम बीच में नहीं ला सकते हो। मतलब एक पार्टनर दूसरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन रहा है, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म वो फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम ऐसे फर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तुम अकेले इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। अगर तुमने अकेले इतना बड़ा डिसीजन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा नो इम्प्लाइड ऑथोरिटी, मतलब बाकी के पार्टनर जिम्मेदार नहीं हो पाएगी। ओके, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। सो आपको समझ में आ गया व्हाट इज इम्प्लाइड ऑथोरिटी, एंड आई एम टेलिंग यू दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है सीधा 7 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, एंड मैंने तुमको लॉजिक भी बहुत अच्छे से बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल, अभी देखो अपन ने क्या पढ़ा बेटा यहाँ पे, मैम अपन ने पढ़ा कि इम्प्लाइड ऑथोरिटी मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन रहते हैं अगर पार्टनर ने किया ना, उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके पास हक है, उसके पास राइट है वो ट्रांजैक्शन करने का, और अगर उसने किया ना तो वो पूरी फर्म को बाइंड कर लेंगे, पूरी फर्म की जिम्मेदारी आ जाएगी। ये रहता है इम्प्लाइड ऑथोरिटी। तो अभी समझना यहाँ पे बताया गया है कि अपन कैसे पहचानेंगे कि इस केस में इम्प्लाइड ऑथोरिटी है कि नहीं है। तो अपना लॉ बोलता है 3 चीजों को चेक करो, ये 3 कंडीशन को चेक करो। अगर ये 3 कंडीशन हो जाती है, फुलफिल, सेटिस्फाई हो जाती है, इसका मतलब इसमें इम्प्लाइड ऑथोरिटी है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, मतलब इसमें इम्प्लाइड ऑथोरिटी नहीं है। तो देखो अपने को लॉ ने प्रोसीजर भी बता दिया कि तीनों चीजों को चेक करो, मतलब उसमें इम्प्लाइड ऑथोरिटी है। अगर तीनों चीजें सेटिस्फाई नहीं होती है, मतलब देयर इज नो इम्प्लाइड ऑथोरिटी, ठीक है। सो पीपल, फर्स्ट इज the act done must relate to the usual business of the firm, that is the act done by the partner must be within the scope of his authority and related to normal business of the firm। फर्स्ट पॉइंट क्या है, विद इन द ऑथोरिटी होना चाहिए, मतलब पार्टनर के पास राइट होना चाहिए, पार्टनर के पास राइट होना चाहिए। मैं तुमको तीनों का एग्जांपल दूंगी, पहले तीनों पॉइंट को समझ लो। सेकंड पॉइंट क्या है, द एक्ट इज सच एज इज डन फॉर नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस मतलब डे टू डे वाली एक्टिविटी होना चाहिए, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, रूटीन वाला काम होना चाहिए। द यूजुअल वे ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस विल डिपेंड अपॉन द नेचर एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर केस, ठीक है। द एक्ट टू बी डन इन द नेम ऑफ द फर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, नेम ऑफ द फर्म। जो भी तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो फर्म के नाम पे होना चाहिए तो ही, और इन एनी अदर मैनर एक्सप्रेसिंग और इंप्लाइंग एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म। देखो अगर तीनों पॉइंट अगर सेटिस्फाई होते हैं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, तो ही वो इंप्लाइड ऑथोरिटी माना जाएगा। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही वो इंप्लाइड ऑथोरिटी माना जाएगा, मतलब तो ही वो पार्टनर पे बाइंड करेगा, फर्म पे बाइंड करेगा, वरना वो नहीं करेगा। मतलब अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही पार्टनर की जिम्मेदारी आ पाएगी, फर्म की जिम्मेदारी आ पाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑथोरिटी के अंदर काम करो, जो तुमको ऑथोरिटी दी गई है ना उसके अंदर काम करो, जो तुमको राइट दिया गया है ना उसके अंदर काम करो। देखो समझना, एग्जांपल समझना, ये है एक पार्टनरशिप फर्म जो कंप्यूटर बना के सेल करती थी, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करके सेल करती थी, ठीक है। यहाँ पे अग्रीमेंट में बताया गया था कि हर एक पार्टनर 5 लाख तक का लोन ले सकता है। अगर फर्म को रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की, या फिर किसी को पेमेंट करना है, सप्लायर को पेमेंट करना है, तो यहाँ पे जो पार्टनर्स है वो 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। उनको ये ऑथोरिटी दी गई थी, उनको ये ऑथोरिटी दी गई थी, उनको ये राइट दिया गया था। समझना, अगर कोई पार्टनर, एग्जांपल ये वाला पार्टनर क्या करता है, ये वाले पार्टनर ने क्या किया, 10 लाख का लोन ले लिया, 10 लाख का लोन ले लिया। मुझे एक चीज बताना, ऑथोरिटी कितने की थी, 5 लाख की थी, इसने कितने का लोन ले लिया, 10 लाख का लोन ले लिया, जो कि उसको अलाउड नहीं था। मतलब उसने ऑथोरिटी के बाहर काम किया। अगर तुम ऑथोरिटी के बाहर काम कर रहे हो ना, फिर वो इम्प्लाइड ऑथोरिटी नहीं माना जाएगा और फर्म बाइंड नहीं हो पाएगी। अगर तुम ऑथोरिटी के अंदर रह के काम करते हो ना, तो पार्टनर बाइंड हो जाएंगे, तो फर्म बाइंड हो जाएगी। इसने ऑथोरिटी के अंदर काम नहीं किया तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी, ठीक है। सेकंड इज पीपल, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, मतलब डे टू डे की एक्टिविटी होना चाहिए, रूटीन वाला काम होना चाहिए। यहाँ पे पार्टनर क्या कर रहा है, पार्टनर ने लोन तो लिया, ठीक है, ये पार्टनर ने लोन तो लिया, फर्म के नाम पे लोन लिया, लेकिन पर्सनल पर्पस के लिए लिया। इस पार्टनर को अपने घर के खर्चे के लिए पैसा कम पड़ रहा था, उसने घर के खर्चे के लिए ये लोन लिया, फर्म के नाम पे लिया, लेकिन पर्सनल पर्पस के लिए लिया। अब मुझे बताओ क्या ये रूटीन वाला काम है, क्या ये बिजनेस का रूटीन वाला काम है? नहीं मैम, उसने पर्सनल पर्पस के लिए लिया, मतलब ये बिजनेस का रूटीन वाला काम नहीं है, ये बिजनेस का काम नहीं है। अगर ये बिजनेस का काम नहीं है ना, तो यहाँ पे नो इम्प्लाइड ऑथोरिटी आ जाएगी, मतलब बाकी के पार्टनर की जिम्मेदारी नहीं आएगी, उन पे बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज इन द नेम ऑफ द फर्म होना चाहिए, इन द नेम ऑफ द फर्म होना चाहिए, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो फर्म के नाम पे करो, खुद के पर्सनल नाम पे मत करो। अगर तुमने पर्सनल नाम पे किया तो पूरे फर्म पे बाइंड नहीं करेगा। ये पार्टनर ने क्या किया, ये पार्टनर ने असेट परचेस किया, ये पार्टनर ने असेट परचेस किया, ठीक है, फर्म के लिए परचेस किया, लेकिन उसका जो बिल पे उसका नाम था, डॉक्यूमेंट पे उसका नाम था। तो देखो मतलब उसने असेट तो परचेस किया, लेकिन खुद के नाम पे किया, फर्म पे नाम पे नहीं किया, खुद के नाम पे किया, फर्म के नाम पे नहीं किया। इस केस में पार्टनर की जिम्मेदारी नहीं आएगी पेमेंट करने के लिए। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो ही वो इम्प्लाइड ऑथोरिटी माना जाएगा, तो ही वो बाइंड कर पाएगा, बाइंड कर पाएगा। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू, तुमको क्लैरिटी मिल चुकी है। सो पीपल, नेक्स्ट इज
इफ पार्टनरशिप बी ऑफ जनरल कमर्शियल नेचर। अभी देखो इन्होंने एग्जांपल दिया है, इन्होंने क्या किया, तुमको बस एग्जांपल दिया है। अभी देखो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, इम्प्लाइड ऑथोरिटी, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो पार्टनर कर सकता है और सब पे बाइंड करेगा, उसका बस तुमको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जनरल कमर्शियल नेचर में क्या होता है। जनरल कमर्शियल नेचर मतलब ऐसा बिजनेस जो ट्रेडिंग का है, नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस अगर है तो उस केस में पार्टनर के पास क्या क्या इम्प्लाइड ऑथोरिटी रहती है, तो बता रहे कि यूजुअली पार्टनर के पास ट्रेडिंग बिजनेस में क्या क्या रहता है ऑथोरिटी, क्या क्या उसके पास राइट्स रहते हैं। ही में प्लेज और सेल द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को गिरवी भी रख सकता है लोन के लिए और उसको सेल भी कर सकता है, जो गुड्स है उसको सेल भी कर सकता है। भाई यहाँ पे उनका कंप्यूटर का बिजनेस था तो क्या वो कंप्यूटर को सेल नहीं कर सकते? ऑब्वियसली मैम कंप्यूटर को सेल कर सकते, उनका बिजनेस है वो, तो वही तो बोल रहे वो कि इम्प्लाइड ऑथोरिटी में आ जाता है गुड्स को सेल करना। ही में बाय गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्या है, वो गुड्स को बाय भी कर सकते हैं। अब देखो ये पार्टनरशिप फर्म में कंप्यूटर बनाती थी, इनको रॉ मटेरियल तो लगेगा ना, तो क्या ये रॉ मटेरियल परचेस नहीं कर सकते? हाँ मैम ये तो रॉ मटेरियल परचेस कर सकते हैं, तो ये भी इम्प्लाइड ऑथोरिटी में आ जाएगा। ही में बोरो मनी, कॉन्ट्रैक्ट डेट एंड पे डेट ऑन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब पार्टनर मनी भी बोरो कर सकते हैं, डेट का पेमेंट भी कर सकते हैं। देखो ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन, देखो अगर कोई भी पार्टनरशिप में कोई पार्टनर है ना, उसके पास इतना तो हक रहता है, इतना तो राइट रहता है कि वो क्या कर सकता है, परचेस कर सकता है, वो सेल कर सकता है, वो मनी बोरो कर सकता है, इतना तो जनरली राइट रहता है। तो तुमको यहाँ पे बस एग्जाम्पल दिया है कि ट्रेडिंग बिजनेस में क्या क्या राइट रहता है। चौथा राइट क्या है, ही में ड्रॉ, मेक, साइन, एंडोर्स, ट्रांसफर, निगोशिएट एंड प्रोक्योर टू बी डिस्काउंटेड प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक अपन डिटेल में पढ़ेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को क्या कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है, आगे किसी को ट्रांसफर कर सकता है, साइन कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, सारी हरकतें कर सकता है। ठीक है, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। तो इन्होंने क्या दिया बेटा, ये बस एग्जाम्पल है, क्या है, एग्जाम्पल है, इस पे कंफ्यूज मत होना। ये बस बताना चाह रहे हैं कि अगर नॉर्मल ट्रेडिंग का बिजनेस है तो पार्टनर क्या क्या कर सकता है, पार्टनर सेल कर सकता है, पार्टनर परचेस कर सकता है, पार्टनर लोन ले सकता है, किसी को लोन दे सकता है, पेमेंट कर सकता है, सारी चीजें कर सकता है, प्रॉमिसरी नोट को साइन कर सकता है, आगे दे सकता है। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ जनरल ट्रांजेक्शन, they are just giving you example, just an example. Okay, I hope people this is clear to you. Next is people extension and restriction of partners implied authority section 20। अब इसको ध्यान से समझना बेटा, इस पे आ सकता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंशन? एक्सटेंशन मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना, और रिस्ट्रिक्शन मतलब कम करना, रिस्ट्रिक्शन मतलब कम करना। ये पॉइंट में बोला गया है अगर पार्टनर्स के जो पावर्स है, जो राइट्स है, जो उसकी ऑथोरिटी है, अगर उसको बढ़ाया गया या फिर उसको कम किया गया, उस केस में कौन लाइबल हो जाएगा अगर थर्ड पार्टी को लॉस होता है तो। ठीक है, अगर जो पार्टनर्स है, उसके जो राइट्स है, उसके पावर्स है, अगर उसको इंक्रीज किया गया है या फिर उसको डिक्रीज किया गया, उस केस में कौन लाइबल हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन कब किया जाता है, सारे पार्टनर्स की कंसेंट लगती है एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन करने के लिए। देखो यहाँ पे दिया है द अबव मेंशन एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन इज ओनली पॉसिबल विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स की कंसेंट लगती है तो ही एक्सटेंशन हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। अभी ना इसमें दो केसेस है कि कौन लाइबल हो जाएगी। पहले अपन एक एग्जांपल समझते हैं, फिर मैं तुमको ये केसेस को समझाऊंगी। ठीक है, पहले एग्जांपल को समझो, एकदम स्टोरी फॉर्मेट में समझेंगे, फिर तुमको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, समझना। देखो एक पार्टनरशिप फर्म रहती है जिसमें 3 पार्टनर्स रहते हैं, 1 2 3, these 3 आर पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इनके अग्रीमेंट में मेंशन रहता है, इनके अग्रीमेंट में डिसाइडेड रहता है कि अगर पार्टनर्स को कोई भी रॉ मटेरियल परचेज करना है अर्जेंट बेसिस पे, तो ये 2 लाख तक का रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं, ये 2 लाख तक का रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं विदाउट परमिशन। ठीक है, इनकी अग्रीमेंट थी। कुछ टाइम बाद क्या होता है, इन्होंने कर दिया रिस्ट्रिक्शन। क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन, मतलब पावर्स को कम कर दिया। सारे पार्टनर्स ने मिलकर एक अग्रीमेंट बनाई, उसको अपडेट किया और बताया कि देखो अपन ने जो पहले डिसाइड किया था कि 2 लाख की मटेरियल परचेज कर सकते हैं, उसको कम करके उन्होंने 1 लाख कर दिया। 1 लाख कर दिया मतलब उन्होंने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन ऑफ पावर कर दिया। इसका मतलब अभी कोई भी पार्टनर सिर्फ 1 लाख के रॉ मटेरियल परचेज कर सकता है विदाउट परमिशन। अगर 1 लाख के ऊपर रॉ मटेरियल परचेज करना है ना, तो उसको बाकी पार्टनर्स की परमिशन लेना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द पावर। अभी आगे का पॉइंट समझना। आगे का पॉइंट पूछ रहा है अपने को कि इस केस में अगर थर्ड पार्टी का कुछ भी लॉस हो जाता है, कुछ भी लायबिलिटी आ जाती है, तो कौन लायबल रहेगा। सबसे पहली बात तो थर्ड पार्टी कौन रहती है, थर्ड पार्टी कौन रहती है, पार्टनर्स के अलावा, पार्टनरशिप फर्म के अलावा जो भी बाहर की पार्टीज रहती है वो सारी थर्ड पार्टीज रहती है। पार्टनर्स के अलावा, पार्टनरशिप फर्म के अलावा जो भी बाहर की पार्टीज रहती है वो सारी थर्ड पार्टीज रहती है, जैसे कि कस्टमर्स, जैसे कि सप्लायर्स, जैसे कि बैंक वाले, जैसे कि गवर्नमेंट, इसमें सारे लोग आ जाएंगे। तो थर्ड पार्टी का अगर कुछ नुकसान हो जाता है इस एक्सटेंशन की वजह से या फिर रिस्ट्रिक्शन की वजह से, तो कौन लायबल रहेगा। यहाँ पे बताया गया है 2 केसेस में। अगर थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता था तो फर्म लायबल नहीं रहेगी, थर्ड पार्टी ही लायबल हो जाएगी। अगर थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं पता था, उस केस में फर्म लायबल हो जाएगी, उस केस में फर्म लायबल हो जाएगी। बहुत लॉजिकल है, अभी ध्यान से समझना। देखो अभी पार्टनर्स ने क्या किया था, अपने अग्रीमेंट में बता दिया था कि अपन 1 लाख तक का रॉ मटेरियल परचेज कर सकते। ठीक है, अभी क्या होता है ना, पर्टिकुलर दिन ना ये 2 पार्टनर अवेलेबल नहीं रहते पार्टनरशिप फर्म में, ये 2 पार्टनर अवेलेबल नहीं रहते पार्टनरशिप फर्म में, तो बेटा ये
पार्टनर ने क्या किया, ये पार्टनर ने 2 लाख के रॉ मटेरियल परचेज कर लिया इस सप्लायर से। अभी देखो ये जो सप्लायर रहता है ना, इनका फिक्स सप्लायर रहता है, हमेशा ये पार्टनर इसी से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, इनका हमेशा का सप्लायर रहता है ये, ठीक है। अभी क्या होता है, ये वाले पार्टनर ने क्या किया, 2 लाख के रॉ मटेरियल परचेज कर लिया इस वाले सप्लायर से, मतलब यार सिर्फ 1 लाख का अलाउ था, इसने तो 2 लाख का परचेज कर लिया। अब इस केस में कौन लायबल हो जाएगा, किसकी जिम्मेदारी आ जाएगी, तो अपना लॉ बोलता है अगर थर्ड पार्टी को पता था रिस्ट्रिक्शन के बारे में तो इस केस में फर्म लायबल नहीं होगी। अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता था रिस्ट्रिक्शन के बारे में फिर फर्म लायबल हो जाएगी। सही बात है, बहुत लॉजिकल है। यहाँ पे अगर सप्लायर को पता था कि सारे पार्टनर्स बस 1 लाख के रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं, फिर भी उसने क्या किया, इस पार्टनर को 2 लाख के रॉ मटेरियल सेल कर दिए, मतलब कहीं ना कहीं गलती सप्लायर की है। यार अगर तुमको रिस्ट्रिक्शन पता है, तुमको पावर्स पता है, फिर भी तुम ज्यादा माल कैसे सेल कर रहे हो, ज्यादा गुड्स कैसे सेल कर रहे हो, तुम्हारी गलती है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की गलती हो जाएगी और इस केस में थर्ड पार्टी लायबल हो जाएगी, फर्म लायबल नहीं रहेगी। और दूसरे केस में क्या है, अगर थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं पता था, इस केस में फर्म विल बी लायबल। ओके, वेरी लॉजिकल, वेरी लॉजिकल। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। इस पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और कितना सिंपल था। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय द पार्टनर सेक्शन 23। इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय द पार्टनर सेक्शन 23। व्हाट डू यू मीन बाय एडमिशन? एडमिशन का मतलब होता है कोई चीज को एडमिट करना, कोई चीज को एक्सेप्ट करना, कबूल करना, किसी चीज का रिप्रेजेंटेशन देना, उसको बोलते हैं एडमिशन, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, ध्यान से समझना। फर्स्ट इज पार्टनर्स एज एजेंट ऑफ ईच अदर कैन मेक अ बाइंडिंग एडमिशन ओनली इन रिलेशन टू पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन एंड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे ये पॉइंट बोल रहा है, अगर पार्टनर कोई चीज एडमिट करता है, कोई चीज एक्सेप्ट करता है, कोई रिप्रेजेंटेशन देता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ऑर्डिनरी मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन में, रूटीन वाले मैटर में, तो फर्म लायबल हो जाएगी, फर्म विल बी लायबल। वेरी लॉजिकल। एग्जांपल से समझना बेटा, ये पार्टनरशिप फर्म थी, ये पार्टनरशिप फर्म थी जो क्या करती थी, कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करती थी, लैपटॉप को मैन्युफैक्चर करती थी, फिर उसको सेल करती थी, ठीक है। अभी क्या होता है ना, एक दिन कस्टमर आता है लैपटॉप परचेस करने के लिए, तो पार्टनर उसको सारे लैपटॉप दिखाता है। पार्टनर ने क्या रिप्रेजेंटेशन दिया, पार्टनर ने क्या एडमिशन किया, बेटा सुनना, पार्टनर ने एडमिशन किया, क्या एडमिशन किया कि देखो ये जो लैपटॉप है ना, इसकी 2 साल की वारंटी है, ये जो लैपटॉप है ना, इसकी 2 साल की वारंटी है। अब मुझे चीज बताना, क्या इसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बताया ये? हाँ, ये रूटीन वाला मैटर था यार। ये कस्टमर को लैपटॉप सेल कर रहा है, कस्टमर को लैपटॉप सेल करते टाइम ये बोल रहा है कि हाँ ये जो लैपटॉप है इसकी 2 साल की वारंटी है, मतलब इसने एडमिशन भी किया और ये डेली रूटीन वाला मैटर था, मतलब इसमें फर्म लायबल हो जाएगी। इसका मतलब अगर ये जो कस्टमर है इसका लैपटॉप डैमेज हो जाता है 6 महीने बाद ही, तो ये फर्म के पास आ सकता है और अपना पैसा ले सकता है या फिर एक्सचेंज करवा सकता है, लेकिन कौन लायबल रहेगा? फर्म लायबल हो जाएगी। बहुत लॉजिकल यार। अब एक पार्टनर है, गुड्स तो बेचेगा ना, वो अपने गुड्स बेचने के लिए वो कुछ रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और वो रिप्रेजेंटेशन एकदम सही रिप्रेजेंटेशन है, तो उस केस में फर्म लायबल हो जाएगी। कितना सिंपल है। लेकिन समझना बेटा, एक केस में फर्म लायबल नहीं रहेंगी, एक केस में फर्म लायबल नहीं रहेंगी। कौन से केस में? An admission or representation by a partner will not, however, bind a firm if his authority on a point is limited and the other party knows of the restriction. In this case, firm will not be liable. देखो मैंने बताया एक केस में फर्म लायबल नहीं रहेंगी। कब? अगर पार्टनर की जो अथॉरिटी थी वो लिमिटेड थी, पार्टनर की अथॉरिटी क्या थी बेटा? लिमिटेड थी, और दूसरे पार्टी को पता था कि उसकी अथॉरिटी लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, उस केस में फर्म लायबल नहीं होगी। जैसे कि पार्टनर कोई रिप्रेजेंटेशन कर रहा था, पार्टनर कोई रिप्रेजेंटेशन कर रहा था, कोई एडमिशन कर रहा था, और वो ना सही बातें नहीं कर रहा था, वो फेक रहा था, वो झूठी बातें कर रहा था, और थर्ड पार्टी को पता था कि यार ये फेक रहा है, ये झूठी बातें कर रहा है। अगर दूसरी पार्टी को पता है, नोज, अगर दूसरी पार्टी को पता है कि ये फेक रहा है, ये झूठी बातें कर रहा है, इसकी बात में कोई दम ही नहीं है, अगर पता है, उस केस में फर्म लायबल नहीं होगी। एग्जांपल से समझना, फिर तुमको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अब सेम एग्जांपल समझते हैं कि पार्टनरशिप फर्म क्या बिजनेस करती थी, लैपटॉप को मैन्युफैक्चर करती थी, कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करती थी, फिर उसको सेल करती थी, ठीक है। एक कस्टमर आता है लैपटॉप परचेज करने के लिए, ठीक है, तो पार्टनर क्या बोलता है? दिस लैपटॉप हैज 3 इयर्स वारंटी, इस लैपटॉप की 3 साल की वारंटी है। अभी यार ये कस्टमर सोचता है ऐसे कैसे, पूरे मार्केट में 3 साल की वारंटी कोई नहीं देता, एक तो 1 साल की रहती, मैक्सिमम 2 साल की रहती, 3 साल की वारंटी कोई नहीं देता। ये सोच में पड़ जाता है, और फिर क्या दिखता है, ये नोटिस दिखता है, यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड रहता, उनके ऑफिस में एक नोटिस बोर्ड रहता पार्टनरशिप फर्म के, वारंटी ऑफ 2 इयर्स ओनली, वहां पे लिखा हुआ रहता नोटिस बोर्ड में कि हर एक प्रोडक्ट की जो वारंटी है 2 साल रहेंगी, उसके ऊपर नहीं रहेंगी। उसको समझ में आ गया यार ये फेक रहा है, नोटिस पे दिख रहा है 2 साल की वारंटी, मार्केट में कोई भी 3 साल की वारंटी नहीं देता, मतलब ये फेक रहा है। इस केस में अगर पार्टनर कोई ऐसी चीज बोलता है जो उसको अलाउड नहीं था, और यहाँ पे जो थर्ड पार्टी थी उसको भी पता रहता है कि फेक रहा है, इस केस में फर्म लायबल नहीं होगी, क्योंकि नोटिस से उसको समझ में आना चाहिए था कि हाँ ये फेक रहा है, ये मुझे झूठी बातें कर रहा है। इस केस में फर्म लायबल नहीं होगी, क्योंकि बेटा फर्म ने नोटिस दे दिया, फर्म ने इनडायरेक्टली नोटिस दे दिया, यहाँ पे नोटिस बोर्ड था, मतलब फर्म ने तुमको इन्फॉर्म ऑलरेडी कर दिया है इनडायरेक्टली। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, तुमने ध्यान से चीजें खरीदना चाहिए, ठीक है। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। तो इस केस में फर्म विल नॉट बी लायबल, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट इज पीपल,
इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर सेक्शन 24। अब इसको समझना, सेक्शन 24 बोलता है अगर कोई एक्टिव पार्टनर को कुछ नोटिस मिलती है, नोटिस मतलब जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू ईमेल, थ्रू फोन कॉल, एनीथिंग, ओके। अगर एक्टिव पार्टनर को कुछ जानकारी मिलती है, कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ऐसा माना जाएगा कि पूरे फर्म को जानकारी मिल गई, पूरे फर्म को इंफॉर्मेशन मिल गई। एग्जाम्पल देखो, ये है पार्टनरशिप फर्म जिसमें 5 पार्टनर्स है, ठीक है। ये एक्टिव पार्टनर है, ये स्लीपिंग पार्टनर है। अगर इस केस में एग्जाम्पल ये एक्टिव पार्टनर, अगर ये एक्टिव पार्टनर को कोई नोटिस मिलती है, कोई जानकारी मिलती है, तो ऐसा माना जाएगा कि पूरी फर्म को जानकारी मिल गई, पूरी फर्म को इंफॉर्मेशन मिल गई। सबको अलग से मेल भेजने की जरूरत नहीं है, सबको अलग से फोन कॉल करने की जरूरत नहीं है। इसको फोन कॉल कर दिया मतलब ऐसा माना जाएगा पूरे फर्म को पता चल गया, इसको ईमेल भेज दिया मतलब ऐसा माना जाएगा पूरे फर्म को ईमेल मिल गया। दिस इज इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिव पार्टनर, ठीक है। अभी समझना, द नोटिस टू अ पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट मतलब जो एक्टिव पार्टनर है, जो बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज करता है इन द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑन मैटर रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म, ऑपरेट एज अ नोटिस टू द फर्म। मतलब तुमने एक्टिव पार्टनर को नोटिस दिया मतलब ऐसा माना जाएगा वो नोटिस टू द फर्म है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ फ्रॉड ऑन अ फर्म कमिटेड बाय और विद द कंसेंट ऑफ दैट पार्टनर। बस एक चीज इसमें एक्सेप्शन है कि जो पार्टनर को तुमने नोटिस दिया बस वो फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसका कोई फ्रॉड में हाथ नहीं होना चाहिए, उसकी कंसेंट से कुछ फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अगर वो बहुत अच्छा पार्टनर है, बिजनेस के हित के लिए काम करता है, बिजनेस की भलाई के लिए काम करता है, तो उस केस में अगर उसको नोटिस मिल जाती है तो ऐसा माना जाएगा पूरी फर्म को नोटिस मिल गई। लेकिन अगर ये खुद ही फ्रॉड में इन्वॉल्व है, अगर ये खुद ही फ्रॉड में इन्वॉल्व है, फिर ऐसा नहीं माना जाएगा कि पूरे फर्म को नोटिस मिल गई और बाकी के पार्टनर जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज दस अ नोटिस टू वन इज इक्विवेलेंट टू notice to the rest of the partner of the firm just as a notice to an agent is notice to his principal. It must be received by a working partner, मतलब एक्टिव पार्टनर के पास नोटिस जानी चाहिए, स्लीपिंग पार्टनर के पास नहीं जानी चाहिए। एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है, एग्जांपल बताती हूँ। एग्जांपल, एक कस्टमर ने अर्जेंटली ऑर्डर किया कि मुझे 300 गुड्स चाहिए। उसने इस एक्टिव पार्टनर को अर्जेंटली ऑर्डर किया, मेल किया कि मुझे 300 गुड्स चाहिए। तो जैसे ही कोई जानकारी मिल जाती है एक्टिव पार्टनर के पास, ऐसा माना जाएगा कि पूरे फर्म को जानकारी मिल चुकी है, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल समझना, अब एक सप्लायर है जो क्या करता है, इस फर्म को हमेशा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो सप्लायर ने फोन कॉल किया इस वाले पार्टनर को और उसको बताता है कि देखो अगले महीने से ना रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, तो मैं तुमसे ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगा, 10% से प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं। इसने क्या किया, एक्टिव पार्टनर को जानकारी दी कॉल करके कि अगले महीने से रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ने वाली है। इसको बता दिया मतलब तुमने सबको बता दिया। ऐसा माना जाएगा कि तुमने सबको बता दिया, तुमको सबको अलग से फोन कॉल करने की जरूरत नहीं है, एक्टिव पार्टनर को बता दिया मतलब सबको जानकारी मिल चुकी है। ओके, वेरी प्रीटी सिंपल पीपल, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर एक्टिव पार्टनर को जानकारी मिल चुकी है मतलब सारे पार्टनर्स को जानकारी मिल चुकी है। नेक्स्ट इज पीपल लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी सेक्शन 25 टू 27। लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी सेक्शन 25 टू 27। अब इसको समझना, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म सेक्शन 25। देखो मैं एक भी सेक्शन को मिस नहीं कर रही हूँ, हर एक चीज को कवर कर रही हूँ, तुम बस ध्यान से लेक्चर को देखो, तुमको हर एक प्रोविजन ध्यान से समझ में आ जाएगी। फर्स्ट क्या है, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। ये पॉइंट बोलता है कि देखो अगर फर्म के ऊपर कोई लायबिलिटी आती है तो एक पार्टनर की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ सारे पार्टनर्स की जिम्मेदारी बन जाएगी। दैट्स इट, ये बोलता है ये वाला सेक्शन। अगर फर्म के ऊपर कोई लायबिलिटी आती है तो एक पार्टनर के ऊपर तुम जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हो, सारे पार्टनर्स की जिम्मेदारी आ जाएगी। The partners are jointly and severally responsible to third parties for all the act which comes under the scope of their express or implied authority. This is because that the act done within the scope of authority are the act done towards the business of the firm. ठीक है, यही पॉइंट बोलता है। एग्जांपल समझो बेटा, ये फर्म थी जो सीए की सर्विसेज प्रोवाइड करती थी सारे पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ठीक है। इन्होंने बैंक से लोन लिया 1 करोड़ रुपए का, एग्जांपल समझ के चलो कि फर्म के पास इतना पैसा नहीं रहता है इनको रिपे करने के लिए, तो क्या तुम एक पर्टिकुलर पार्टनर से पूरा पैसा मांग सकते हो? नहीं। अपना लॉ बोलता है ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सीवियरली रिस्पॉन्सिबल टू थर्ड पार्टी। यहाँ पे हर एक पार्टनर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और बैंक का पैसा चुकाना पड़ेगा। तुम एक पार्टनर के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। दिस इज सेक्शन 25। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर सेक्शन 26। अभी सेक्शन 26 को समझना। द फर्म इज लायबल टू द सेम एक्सटेंट एज अ पार्टनर फॉर एनी लॉस और इंक्वायरी कॉज टू थर्ड पार्टी बाय द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर इफ दे आर डन बाय द पार्टनर व्हाइल एक्टिंग। यहाँ पे ये बोल रहा है अगर कोई थर्ड पार्टी को कुछ नुकसान हो जाता है पार्टनर की गलती के वजह से, तो पे क्या दिया है, लॉस और इंजुरी कॉज टू द थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी को लॉस हो गया, उनको इंजुरी पहुंच गई, उनकी प्रॉपर्टी डैमेज हो चुकी है, कुछ भी हो सकता है। रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर मतलब पार्टनर की गलती की वजह से। इस केस में फर्म लाइबल हो जाएगी, पूरी फर्म लाइबल हो जाएगी, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। फर्स्ट चीज जो एक्ट है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का था। दूसरी चीज विद इन द ऑथोरिटी ऑफ पार्टनर था। अगर पार्टनर से गलती से मिस्टेक हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है, वो गलत काम कर देता है, लेकिन वो जब काम कर रहा था वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का था, मतलब रूटीन वाला काम था उनका, और उसको ऑथोरिटी
ऑथोरिटी थी, उसके पास राइट था वो काम करने के लिए, फिर भी अगर उससे गलती से मिस्टेक हो जाती है और उस मिस्टेक की वजह से अगर थर्ड पार्टी को लॉस हो जाता है तो उस केस में फर्म लाइबल हो जाएगी। कितना सिंपल है, देखो कितना सिंपल है। चलो एक एग्जांपल समझते हैं, फिर सारी चीजों को लिंक करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, ये सीए की फर्म रहती है, यहाँ पे ये चारों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते हैं और चारों पार्टनर्स रहते हैं। अभी ना मेरा एग्जांपल ध्यान से सुनना, क्या होता है। अभी ये एक पार्टनर क्या कर रहा था, क्लाइंट का रिटर्न फाइल कर रहा था, क्लाइंट का रिटर्न फाइल कर रहा था और इससे गलती से मिस्टेक हो जाती है, इसने सारी गलत इंफॉर्मेशन फाइल कर दिया और रॉन्ग रिटर्न फाइल कर दिया और इसके मिस्टेक की वजह से क्लाइंट को नुकसान हो जाता है, तो इस केस में कौन लाइबल रहेगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक पार्टनर ने क्या किया, एक पार्टनर ने यहाँ पे गलती से मिस्टेक कर दिया, ठीक है, उस वजह से क्लाइंट को क्या हो गया, उस वजह से क्लाइंट को नुकसान हो गया, उस केस में फर्म लाइबल हो जाएगी, पूरी फर्म लाइबल हो जाएगी, लेकिन दो कंडीशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। फर्स्ट इज वो ट्रांजैक्शन होना चाहिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब डे टू डे लाइफ का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, रूटीन ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अब मुझे बताओ क्या ये इनका रूटीन ट्रांजैक्शन था? हाँ बेटा, ये सीए की फर्म है, मतलब ये सीए की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो रिटर्न फाइल करना इनका रूटीन वाला काम है, रिटर्न फाइल करना इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। आर यू गेटिंग? तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि रूटीन वाला काम कर रहा था वो, ठीक है। सेकंड इज विद इन द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स होना चाहिए, उसके पास राइट होना चाहिए रिटर्न फाइल करने का। भाई ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सीए है, इसका काम ही है वो रिटर्न फाइल करके देता है क्लाइंट्स को, मतलब इसके पास राइट भी था, इसके पास अथॉरिटी भी थी। अगर इसके पास राइट भी था, अथॉरिटी भी थी और दूसरी चीज ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का ट्रांजैक्शन था, इसकी वजह से क्लाइंट को नुकसान होता है, तो फर्म लाइबल हो जाएगी, फर्म लाइबल हो जाएगी। देखो बहुत ही लॉजिकल केस है। देखो अगर कोई पार्टनर फर्म के रिलेटेड काम कर रहा है, फर्म में एज अ रह ऑथराइज्ड पर्सन काम कर रहा है, तो यार गलती तो होती रहती है, मिस्टेक तो होती रहती है, ठीक है। अपन एक पार्टनर को पूरा जिम्मेदार नहीं मान सकते, वो फर्म के बेसिस पे काम कर रहा था, फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था, इंसान ही है, ह्यूमन बीइंग है, गलती तो होती रहती। अगर इससे कोई गलती से मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती से मिस्टेक हो जाती है, तो ऑब्वियसली फर्म लाइबल रहेगी। दिस इज वेरी नॉर्मल केस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर, सेक्शन 27। बेटा सेक्शन 27 को ध्यान से समझना, क्या बोलता है ये सेक्शन। बात करता है अगर पार्टनर के पास कोई प्रॉपर्टी आती है, पार्टनर के पास कोई मनी आता है, कैश आता है, कोई असेट आती है और पार्टनर ने उसका किया मिस एप्लीकेशन, मिस एप्लीकेशन मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल कर दिया, उस केस में किसकी लाइबिलिटी आ जाएगी? उस केस में लाइबिलिटी आ जाएगी फर्म की। किसकी लाइबिलिटी आ जाएगी? फर्म की लाइबिलिटी आ जाएगी। अगर पार्टनर के पास कुछ मनी आता है, कुछ कैश आता है, कुछ प्रॉपर्टी आती है, कुछ असेट आता है और पार्टनर ने उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया, उस केस में फर्म की लाइबिलिटी आ जाएगी। ध्यान से समझना, इसमें दो क्लॉजेस है, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड क्लॉज ए फर्स्ट। क्लॉज ए कवर्स द केस वेयर अ पार्टनर एक्ट विद इन हिज ऑथोरिटी एंड ड्यू टू हिज ऑथोरिटी एज अ पार्टनर ही रिसीव मनी और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टी एंड मिसअप्लाइज दैट मनी और अ प्रॉपर्टी। For this provision to be attracted, it is not necessary that money should have actually come into the custody of the firm. ये पॉइंट क्या बोलता है? ये पॉइंट बोलता है अगर पार्टनर के पास प्रॉपर्टी आती है, मनी आता है, ठीक है, पार्टनर ने उसको मिस अप्लाई किया मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल किया, उस केस में फर्म लाइबल हो जाएगा, द फर्म वुड बी लाइबल। लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, वो पैसा आना चाहिए उसके पास विद इन हिज ऑथोरिटी एंड ड्यू टू हिज ऑथोरिटी एज अ पार्टनर, मतलब उसके पास ऑथोरिटी होना चाहिए वो ट्रांजैक्शन करते टाइम। ध्यान से मेरा एग्जांपल समझना, दिस इज क्लॉज ए का एग्जांपल। देखो ये पार्टनर है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, ठीक है, सीए फर्म में काम करता था, ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करता था, टैक्स रिटर्न फाइल करता था, जीएसटी रिटर्न फाइल करता था, ठीक है। अभी देखो क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट एक दिन आता है ये सीए के पास, ये पार्टनर के पास आता है और इसको उसने क्या किया, एडवांस में 30,000 रुपए दे दिया, एडवांस में 30,000 का पेमेंट कर दिया और ये सीए को बोलता है कि सर मैं परसों आता हूं, मैं आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, परसों आप मेरे बिजनेस का ऑडिट करवा देना। तो उसने क्या किया, उसने एडवांस पेमेंट कर दिया इस पार्टनर को। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये जो सीए है, ये जो पार्टनर है, क्या उसके पास ऑथोरिटी है ये पैसा लेने की? ऑब्वियसली है यार, वो सीए है मतलब वो टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है, वो जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकता है, मतलब उसके पास फुल पावर है, उसके पास ऑथोरिटी है वो काम करने की। अगर ऑथोरिटी पूरा करते टाइम अगर कोई पार्टनर के पास पैसा आता है, प्रॉपर्टी आती है, फिर इसने गलत इस्तेमाल किया, अभी देखो ये पार्टनर क्या करता है, जैसे उसके पास 30,000 रुपए आ जाते ना, वो फर्म के पास नहीं देता है, फर्म के पास ले जाके नहीं देता, उसने क्या किया, अपने पॉकेट में पैसा डाल दिया और पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए इसको यूज कर लिया। मतलब पार्टनर ने यहाँ पे ऑथोरिटी में पैसा लिया और ये पैसा पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज कर लिया, मतलब इसका मिस एप्लीकेशन किया, इस केस में फर्म लाइबल हो जाएगी। समझना फर्म को लाइबल क्यों माना है। देखो
आगे जाके क्या होता है, इसने ये पैसा लिया और ये भाग जाता है, बाद में ये आता ही नहीं है फर्म में। एग्जांपल समझ के चलो, ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में, बट एग्जांपल समझ के चलो, इसने पैसा लिया और बाद में ये फर्म में आता ही नहीं है, तो अपना लॉ बोलता है फर्म की लायबिलिटी बन जाएगी, फर्म को अब ये क्लाइंट का ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। सही बात है यार, ये जो क्लाइंट है इसने फर्म के भरोसे पैसा दिया था इस पार्टनर को, अगर फर्म के भरोसे पैसा दिया था ना तो फर्म की लायबिलिटी बन जाएगी, उनको क्या करना पड़ेगा, इसका ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। ओके, एंड दिस इज वेरी लॉजिकल। नेक्स्ट इज पीपल, क्लॉज बी क्या बोलता है? Clause B would be attracted when such money or property has come into the custody of the firm and it is misapplied by any of the partner। यहाँ पे clause B में क्या डिफरेंस है? clause B बोलता है देखो पैसा तो आ रहा है, प्रॉपर्टी तो आ रही है, असेट तो आ रही है, लेकिन पार्टनर के पास नहीं आ रही, पर्सनली पार्टनर के पास नहीं आ रही, फर्म के कस्टडी में आ रही है, फर्म के पास आ रही है, और ये फर्म के काउंटर में, कैश काउंटर में ये पैसा रहता है, तो पार्टनर ने क्या किया, कैश काउंटर में से पैसा निकाल लिया और इसका मिस एप्लीकेशन कर लिया, अब इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए इसको यूज कर लिया। इस केस में कौन लायबल रहेगा? इस केस में भी फर्म लायबल रहेगी। यहाँ पे इस केस में फर्म क्लाइंट को ऐसा नहीं बोल सकती कि तुम्हारा पैसा चोरी हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम तुमको ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। अपना लॉ बोलता है ऐसा नहीं रहता, ये पैसा तुम्हारे कस्टडी में आ चुका था, उसके बाद चोरी हो गया, उसके बाद मिस सप्लाई हो गया, इसमें क्लाइंट की गलती नहीं है, तो क्लाइंट को ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड कर दो। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। दिस वाज क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑथोरिटी में आना चाहिए पैसा। क्या आना चाहिए? ऑथोरिटी में आना चाहिए। सेम चीज यहाँ पे दी है, अपेरेंट ऑथोरिटी में पैसा आना चाहिए, तो ही फॉर्म की लायबिलिटी मानी जाएगी। ठीक है, आई होप पीपल सेक्शन 27 इज वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज पीपल राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट सेक्शन 29। अब इसको समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, ट्रांसफरी के राइट। एक चीज समझना, यहाँ पे पार्टनर चेंज की बात नहीं चल रही, ये टॉपिक बोलता क्या है? ये टॉपिक बोलता है एग्जांपल, अगर मैं कोई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं तो बताओ मेरा राइट क्या है? मेरा राइट ये है कि मैं प्रॉफिट ले सकती हूँ, प्रॉफिट को शेयर कर सकती हूँ, राइट? प्रॉफिट लेना मेरा राइट है। अगर ये जो राइट है, मेरा प्रॉफिट लेने का जो राइट है, अगर मैं किसी और को ट्रांसफर करती हूँ तो सामने वाला पर्सन जिसको मैं ट्रांसफर कर रही हूँ उसको ट्रांसफरी बोला जाता है। जिसको मैं अपना राइट ट्रांसफर कर रही हूँ प्रॉफिट लेने का, उसको ट्रांसफरी बोला जाता है। तो उसके क्या क्या राइट्स रहेंगे अपन इस पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे बोला गया है जो प्रॉफिट का जो राइट है, पर्सन सेल भी कर सकता है, एज अ मॉर्गेज भी दे सकता है, सेल भी कर सकता है, फिर मॉर्गेज मतलब एज अ गिरवी भी रख सकता है। ठीक है, सो सामने वाले पर्सन के पास क्या क्या राइट्स आ जाएंगे। अभी ना तुमको एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगी कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी सिचुएशन कब आ सकती है, समझना। अभी देखो 4 पार्टनर्स रहते पार्टनरशिप फर्म में, ये तीनों पार्टनर रहते और ये एक पार्टनर रहता। पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स रहते हैं। अभी ना ये पार्टनर को ना पर्सनल लोन की जरूरत पड़ जाती है, ये वाले पार्टनर को ना पर्सनल लोन की जरूरत पड़ जाती है, उसके पास पैसा नहीं रहता, तो वो जाता है बैंक वालों के पास पैसा लेने के लिए। तो बैंक वालों ने बोला कि सर आपके पास सिक्योरिटी क्या है, क्या सिक्योरिटी है कि उस बेसिस पे हम तुमको लोन दे। तो ये पार्टनर बोलता है कि यार मैं ना पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर चुका हूं, तो मुझे प्रॉफिट मिलता है, वहां से मुझे प्रॉफिट मिलता है, तो जो भी प्रॉफिट वहां से आएगा मैं तुम्हारे लोन का रिपेमेंट हमेशा करते जाऊंगा। मतलब इस केस में क्या हो रहा है, वो एज अ मॉर्गेज दे रहा है, वो एज अ मॉर्गेज दे रहा है, क्या उसका राइट, प्रॉफिट शेयरिंग का राइट वो एज अ मॉर्गेज दे रहा है बैंक वालों को। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो पार्टनर ने क्या किया, जो उसका राइट है प्रॉफिट शेयरिंग का एज अ मॉर्गेज में दे दिया बैंक वालों के पास, और अग्रीमेंट कर लिया कि जो भी प्रॉफिट मुझे आएगा उससे मैं आपका बैंक का लोन का रिपेमेंट करते जाऊंगा, धीरे धीरे करते जाऊंगा, लेकिन पूरा कर दूंगा। मतलब उसने क्या किया, एज अ मॉर्गेज रख दिया। अभी ये पॉइंट पर अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांसफरी के राइट्स। ट्रांसफरी के राइट्स मतलब इस केस में बैंक वालों के पास क्या क्या राइट है, बैंक वालों के पास क्या क्या राइट है, अपन वो चीज डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो पीपल फर्स्ट इज द राइट ऑफ अ ट्रांसफरी आर एस फॉलोज। देखो इसमें दो डिवाइडेशन किया गया है पॉइंट्स का। फर्स्ट इज ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द पार्टनरशिप, नेक्स्ट इज ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। फर्स्ट क्या है, जब पार्टनरशिप बिजनेस कर रही है उसके बीच में क्या राइट्स रहेंगे, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तब क्या राइट्स रहेंगे। दो इसमें डिवाइडेशन किया है, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस एंड ड्यूरिंग द डिसॉल्यूशन, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस एंड ऑन द डिसॉल्यूशन। सो पीपल फर्स्ट इज ही इज ओनली एंटाइटल्ड टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ ट्रांसफरिंग पार्टनर एंड इज बाउंड टू एक्सेप्ट द प्रॉफिट एज अग्रीड बाय द पार्टनर, दैट इज ही कैन नॉट चैलेंज द अकाउंट्स। यहाँ पे जो बैंक है उसके पास ये राइट है कि जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है इस वाले पार्टनर का वो ले सकती है एज अ लोन रिपेमेंट। यहाँ पे ट्रांसफर का क्या राइट है, जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है, जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है पार्टनर का वो ले सकती है एज अ लोन रिपेमेंट, जो भी इस पार्टनर का प्रॉफिट बनता है। उसके पास क्या क्या राइट्स नहीं है, टू इंटरफेयर विद द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, टू रिक्वायर द अकाउंट्स, टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म। यहाँ पे जो बैंक वाले हैं, यहाँ पे जो बैंक वाले हैं वो इंटरफेयर नहीं कर सकती, बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकती। मतलब ये जो बाकी के पार्टनर्स हैं उनको तंग नहीं कर सकती, उनको ऐसा नहीं बोल सकती क्या चल रहा है बिजनेस में, कौन सा परचेज चल रहा है, किसको सेल कर रहे हैं, कौन से कस्टमर है, कौन से सप्लायर है, ऐसे स्टूपिड से क्वेश्चन नहीं पूछ सकती। तुम सिर्फ ट्रांसफरी हो, तुम पार्टनर नहीं हो, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता बिजनेस में इंटरफेयर करने का।
तो पे सेम चीज बोली गई है कि देखो वो इंटरफेयर नहीं कर सकती बिजनेस में। दूसरी चीज अकाउंट्स नहीं मांग सकती, अकाउंट्स मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट भी नहीं मांग सकती। तीसरी चीज इंस्पेक्ट भी नहीं कर सकती बुक्स, मतलब बुक्स को ऐसे इंस्पेक्शन चेकिंग नहीं कर सकती, जैसे परचेज की बुक, सेल्स की बुक, कैश की बुक, बैंक की बुक चेक नहीं कर सकती, ये भी राइट नहीं है। उसके पास बस एक ही हक है, एक ही राइट है, प्रॉफिट ले सकती है जितना भी उसका प्रॉफिट बनता है। और बहुत लॉजिकल है यार, देखो देखो ये ट्रांसफर को किससे मतलब होना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए, तो बहुत लॉजिकल कंसेप्ट है। तुम सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब रखो, बाकी बुक्स को चेक मत करो, इंटरफेयर मत करो, क्योंकि तुम बिजनेस के पार्टनर नहीं हो, तुम सिर्फ ट्रांसफर ही हो। क्या हो? सिर्फ ट्रांसफर ही हो। तो तुम बिजनेस के बुक्स को चेक नहीं कर सकते, अकाउंट्स को मांग नहीं सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये पार्टनर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग? दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट इज पीपल, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ ट्रांसफरिंग पार्टनर, अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है, मतलब इनका बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो जाता है, या फिर ये जो पार्टनर है ना जिसने ट्रांसफर किया था अपना इंटरेस्ट, वो रिटायर हो रहा है, वो रिटायर हो रहा है, उस केस में उस टाइम पे उनके पास क्या क्या राइट्स आ जाएंगे? उस टाइम पे वो क्या कर सकते हैं बेटा, जो भी राइट बनता है टू शेयर ऑफ असेट्स, जो भी उनका राइट बनता है टू शेयर ऑफ असेट्स वो ले सकते हैं। देखो फर्म जब डिसॉल्व होती है ना तो सारे पार्टनर्स को असेट्स बांट दिए जाते हैं, राइट? तो जो भी राइट बनता है ये वाले पार्टनर का असेट में, उसको तो मिलेगा। तो यहाँ पे वो किसको पेमेंट कर देगा? बैंक वाले को पेमेंट कर देगा। जितना भी लोन उसने लिया था उसका रिपेमेंट तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए बोला गया है जो भी असेट में शेयर बन जाएगा वो पार्टनर का, वो उनको मिल जाएगा। उसके बाद फॉर द पर्पस ऑफ असर्टनिंग द शेयर, ये शेयर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चेक कर सकते हैं, अकाउंट्स चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डिसॉल्यूशन के टाइम पे उनको राइट दिया है, इज एंटाइटल्ड टू अकाउंट एज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, वो अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, लेकिन कब? सिर्फ लास्ट में चेक कर सकते हैं, एक तो डिसोल्यूशन के टाइम पे या फिर रिटायरमेंट के टाइम पे, बीच में चेक नहीं कर सकते। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज पीपल, नो पर्सन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर इन द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। सही बात, मैं पहले तुमको बता रही हूँ, ये जो है ना, ये जो है बैंक है ना, वो पार्टनर थोड़ी ना, ये थोड़ी ना पार्टनर बन गए, ये तो सिर्फ ट्रांसफर ही है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर तभी इंट्रोड्यूस हो सकता है जब सारे पार्टनर्स कंसेंट दे रहे, जब सारे पार्टनर्स कंसेंट देते हैं तभी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर इंट्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन राइट शेयर करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ओके, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। तुम्हारा क्लियर हो चुका है ये वाला टॉपिक, बहुत ही सिंपल था यार, बहुत ही सिंपल था। सेक्शन 29। ओके, नेक्स्ट इज पीपल, माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, सेक्शन 30। बेटा इसको ध्यान से समझना, माइनर के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ने इसको बहुत बार पूछा है बेटा, आगे भी पूछ सकती है, इसको ध्यान से सुनना। अभी देखो तुम सबको ये चीज तो पता होगी कि यार माइनर जो रहता है वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। एक माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन उसका पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन हो सकता है ओनली फॉर द बेनिफिट्स, ओनली फॉर द बेनिफिट्स। यहाँ पे सेम चीज दी है, माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म बट ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। मतलब अगर माइनर का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है, सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए, फायदा लेने के लिए। उसको लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा, उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, दिस इज द बेसिक रूल। अभी ना रीजन समझते कि मैम माइनर को पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर क्यों बनाया जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो समझना। अभी देखो एक पार्टनरशिप फर्म थी, ये पार्टनरशिप फर्म थी जो कंप्यूटर बनाती थी, लैपटॉप बनाती थी, फिर उसको सेल करती थी। ठीक है, अभी क्या होता है, ये दो पार्टनर ने क्या देखा, ये दो पार्टनर ने क्या देखा, ये जो माइनर है, ये जो छोटा बच्चा है, इसको ना बहुत नॉलेज है कंप्यूटर का और लैपटॉप का। इन्होंने ना इस माइनर के अंदर बहुत पोटेंशियल देखा कि यार माइनर के अंदर ना बहुत पोटेंशियल है, बहुत नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में, लैपटॉप के बारे में। तो उन्होंने क्या सोचा कि अपन क्या करते हैं, इस माइनर को एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस करते, ताकि अपना फ्यूचर में भी फायदा होगा, जब ये मेजर बनेगा ना तो अपना और ज्यादा फायदा होगा। तो समझना यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब माइनर के पास एक्सपर्टाइज है, स्किल है, इसलिए यहाँ पे मेजर पार्टनर ने सोचा कि इस बच्चे को अपन क्या करते हैं, अपने पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनाते, उसको प्रॉफिट्स देंगे जब तक वो मेजर नहीं बन जाता। जैसे ही वो मेजर बन जाएगा फिर वो भी अपने पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन जाएगा, अपने को और फायदा होते जाएगा। सो दिस इज द वन ऑफ द रीजन कि अगर माइनर के पास बहुत अच्छी स्किल है, बहुत अच्छी एक्सपर्टाइज है, बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत पैसा है, ये रीजन की वजह से माइनर एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है। अभी अपन सारे पॉइंट को लिंक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले माइनर के राइट्स क्या है, माइनर के लायबिलिटीज क्या है। देखो राइट्स तो उसके रहेंगे, लायबिलिटीज की कुछ भी नहीं रहेंगी। देखो यहाँ पे सेम चीज दिया है, A minor partner has a right to agree share of the profits of the firm. माइनर को प्रॉफिट मिलेगा, जो भी उसका रेशियो है उस हिसाब से उसको प्रॉफिट मिल जाएगा फर्म में। He can have access to inspect and copy of the accounts of the firm. माइनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चेक कर सकता है, माइनर अकाउंट्स भी चेक कर सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर सकता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, हर चीज को इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी ले सकता है। नेक्स्ट इज he can sue the partners for account or for payment of his share but only when severing his connection with the firm and not otherwise. मतलब पार्टनर जो
माइनर है, जो माइनर पार्टनर है, वो केस फाइल भी कर सकता है फर्म के ऊपर, बाकी पार्टनर्स के ऊपर, अगर बाकी के जो पार्टनर्स है उसको प्रॉफिट का रेशो नहीं देते हैं। तो समझना, यहाँ पे दिया था कि ये माइनर को 10% का प्रॉफिट मिलेगा, माइनर को 10% का प्रॉफिट मिलेगा, और बाकी के पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, उसको प्रॉफिट का रेशो नहीं दे रहे। तो इस केस में जो माइनर है उन पे केस फाइल भी कर सकता है। स्यू मतलब केस फाइल करना, ठीक है। तो समझना पे 3 पॉइंट कौन से तुम कैसे याद रख सकते हो? सिप, क्या याद रखोगे? सिप, SIP, S is for sue, okay, I is for inspect, व्हाट इज P? P is for profit, P is for profit। ऐसे 3 पॉइंट्स को याद रख सकते हो। अभी नेक्स्ट इज व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द माइनर। देखो माइनर की एज सच कोई भी लायबिलिटी नहीं आने वाली है। सो माइनर हैज नो पर्सनल लायबिलिटी फॉर द डेट ऑफ द फर्म इनकर्ड ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। देखो माइनर की कभी भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं आएगी, माइनर को कभी भी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। देखो फर्म के पास पैसा हो कि नहीं हो, थर्ड पार्टी को पेमेंट करने के लिए वो माइनर से कभी भी पैसा नहीं मांग सकते हैं। माइनर को सिर्फ क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा, प्रॉफिट्स मिलेगा, वो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए आता है, लायबिलिटी के लिए फॉर्म में नहीं आता है। तो माइनर की पर्सनल लायबिलिटी कभी भी नहीं रहेगी। उसके बाद माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल पर्सन, जिसकी लायबिलिटी ज्यादा है, जिसके असेट्स कम है। मुझे एक चीज बताओ, माइनर की कोई लायबिलिटी ही नहीं है तो उसकी लायबिलिटी ज्यादा कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। तो माइनर कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता। बट इफ अ फर्म इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, हिज शेयर इन द फर्म वेस्ट इन द ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी। देखो फर्म तो इंसॉल्वेंट हो सकती है, फर्म इंसॉल्वेंट हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि फर्म की लायबिलिटी बढ़ चुकी है बट फर्म के पास असेट्स कम है। अगर पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो चुकी है, अगर पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो चुकी है, माइनर की पर्सनल लायबिलिटी तो नहीं आएगी, लेकिन माइनर का जो भी शेयर बनता है प्रॉफिट का, माइनर का जो भी शेयर बनता है प्रॉफिट का, वो ले सकता है ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी से। हु इज दिस ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी? ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी एक ऐसा पर्सन होता है, जब भी कोई बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो बिजनेस में आता है, बिजनेस की सारी असेट्स की लिस्ट बनाता है, लायबिलिटी की लिस्ट बनाता है, फिर असेट्स को बेच देता है, असेट बेच के जो भी पैसा आता है फिर लायबिलिटी को पे ऑफ करता है। इन शॉर्ट वो पूरी बैलेंस शीट को क्लोज करता है, सारे अकाउंट्स को क्लोज करता है। ये काम रहता है ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी का। माइनर तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता, लेकिन फर्म इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो सकती है, और माइनर के पास पूरा हक है, वो ऑफिशियल रिसीवर के पास जाके अपने जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कलेक्ट कर सकता है, उससे ले सकता है। ओके, जितना भी प्रॉफिट उसका बन जाएगा। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। तुमको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए और ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। सो वी आर डन विद द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ माइनर। ठीक है, ऑफ अ माइनर। अब आती है नेक्स्ट स्टेप की बात। ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बोलती है कि जैसे एक माइनर मेजर बन जाता है, 18 साल का बच्चा हो जाता है, उसने 18 इयर्स की जो एज है उसको अटेंड कर लिया। जैसे एक माइनर मेजर बन जाता है, उसको कंपलसरीली डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं फर्म में कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं, और इसलिए उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। देखो विद इन 6 मंथ फ्रॉम अटेनिंग मेजोरिटी, विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। मतलब पब्लिक नोटिस मतलब जानकारी देना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा पूरी पार्टनरशिप फर्म को। समझना, जैसे एक माइनर 18 साल का हो जाता है, वो छोटा था पहले, अब वो बड़ा हो चुका है, तो उसको 6 महीने के अंदर फटाफट से डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं फर्म को छोड़ दूं या फिर कंटिन्यू करूं, और उसको डिसीजन 6 महीने के अंदर लेके पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो पब्लिक नोटिस है, बेटा ये देखो पब्लिक नोटिस है, ये क्या है? कंपलसरी है पब्लिक नोटिस देना, माइनर को देना ही पड़ेगा। अगर माइनर पब्लिक नोटिस में बताता है कि मुझे पार्टनर बनना है, तो वो पार्टनर बन जाएगा। अगर माइनर पब्लिक नोटिस में बताता है कि मुझे पार्टनर नहीं बनना, तो वो पार्टनरशिप फर्म से निकल जाएगा। अगर माइनर कुछ भी नहीं बोलता है, पब्लिक नोटिस नहीं देता है, तो ऐसा अज्यूम किया जाएगा कि माइनर को पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना है। तो देखो कितना कंपलसरी नोटिस देना। अगर उसने कुछ नहीं बोला ना, कुछ नोटिस नहीं दिया ना, तो ऐसा माना जाएगा, ऐसा अज्यूम किया जाएगा कि उसको पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना है। ओके, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पे सेम चीज दी है, ही मे गिव पब्लिक नोटिस दैट ही हैज बीन इलेक्टेड नॉट टू बिकम पार्टनर एंड सच नोटिस शैल डिटरमाइन हिज पोजीशन विद रिगार्ड्स टू द फर्म। If he fails to give such notice, he shall become a partner in a firm on the expiry of the said 6 months। तो क्या किया यहाँ पे किया है assumption। ये लाइन पढ़ो, यहाँ पे क्या दिया है? If he fails to give such notice, अगर वो नोटिस नहीं देता है तो उसको पार्टनर माना जाएगा, assumption किया जाएगा। ओके, I hope people this point is clear to you। अपन ने क्या पढ़ा? पहले अपन ने माइनर के राइट्स पढ़े, फिर माइनर के लायबिलिटीज पढ़े, उसके बाद अपन ने ये पढ़ा कि माइनर को कंपलसरीली नोटिस देना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है कि मुझे माइनर बनना है कि नहीं बनना है। उसके बाद अगर वो पार्टनर बनता है, उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या रहेंगे, यहाँ पे दिया है। अगर वो डिसाइड करता है कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना फर्म में, तो उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या रहेंगे, वो यहाँ पे दिया है। ठीक है, ध्यान से समझना। इफ ही बिकम्स अ पार्टनर, अभी जो माइनर है उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू करना है, मैं एज अ पार्टनर बनना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके राइट्स एंड
लाइबिलिटीज क्या है, देखो यहाँ पे दिया है हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर First, he becomes personally liable to third party for all the act of the firm done since he was admitted to the benefits of the partnership. Very important point क्या है? Since he was admitted to the benefits of the partnership. देखो माइनर अभी पर्सनली लाइबल हो जाएगा, अभी वो छोटा बच्चा नहीं रहा, अब वो मेजर पर्सन बन चुका है। अगर वो मेजर पर्सन बन चुका है, अब उसकी पर्सनल लाइबिलिटी आ जाएगी, वो थर्ड पार्टी को भी लाइबल हो जाएगा। लेकिन कब से? सारी लाइबिलिटीज के लिए व्हेन सिंस ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, जब से वो एडमिट हुआ था पार्टनरशिप फर्म में। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक माइनर था, एक छोटा बच्चा था जो 1 जुलाई 2023 को एज अ माइनर एज अ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना था, ठीक है, फॉर अ बेनिफिट पर्पस, ठीक है, फॉर अ बेनिफिट पर्पस। उसके बाद देखो 5 अगस्त को उसका बर्थडे आता है, तो 5 अगस्त 2025 में वो बन चुका है मेजर पर्सन। क्या बन चुका है? वो मेजर पर्सन बन चुका है। तो उसकी लाइबिलिटी कब से रहेगी? 5 अगस्त के बाद जो ट्रांजेक्शन रहेंगे उसके लिए रहेगी, या फिर 1 जुलाई के ट्रांजेक्शन से रहेगी? अपना लॉ बोलता है सिंस he was admitted to the benefits of the partnership। मतलब बेटा उसकी लाइबिलिटी कब से रहेगी? जब से वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना था एज अ माइनर तब से रहेगी। मतलब 1 जुलाई के बाद जो लाइबिलिटी से फर्म की तब से वो पूरा लाइबल हो जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसका मतलब वो स्टार्टिंग से ही लाइबल हो जाएगा, और बहुत लॉजिकल पॉइंट है यार। अगर उसको स्टार्टिंग से प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो वो स्टार्टिंग से लाइबल होने ही वाला है। स्टार्टिंग में उसने सिर्फ प्रॉफिट लिया ना, तो ऑब्वियसली वो लाइबल हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा बन चुका है, वो मेजर बन चुका है। नेक्स्ट इज हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म रिमेन्स द सेम टू व्हिच ही वाज एंटाइटल्ड एज अ माइनर। जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो सेम रहेगा, जो भी उसका शेयर द एसेट्स में वो भी सेम रहेगा, ठीक है। When he elects not to become a partner, अगर वो सोचता है कि मुझे पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू नहीं करना, उसके बाद उसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या आ जाएगी? His rights and liabilities continue to be those to the minor up to the date of giving public notice. His share shall not be liable for any act of the firm done after the date of notice। ये सिंपल सी भाषा में बोल रहे हैं, जब तक वो पब्लिक नोटिस देता है वो लाइबल रहेगा। जैसे उसने पब्लिक नोटिस दे दिया, उसके बाद वाली लाइबिलिटी के लिए वो लाइबल नहीं रहेगा। बहुत लॉजिकल है। जब तक उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो जो भी लाइबिलिटी बन जाती है उसके लिए लाइबल रहेगा। जैसे उसने बता दिया कि मुझे तुम्हारे फर्म में कंटिन्यू नहीं करना, जैसे उसने नोटिस दे दिया, उसके बाद में वो लाइबल नहीं रहेगा। ओके, वेरी सिंपल पीपल। नेक्स्ट इज he shall be entitled to sue the partners। to sue मतलब केस फाइल करना for his share of the property and profits। it may be noted that such minor shall give notice to the registrar that he has or not become a partner। उसको रजिस्ट्रार को भी बताना पड़ेगा कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ कि नहीं बनना चाहता हूँ। उसके बाद वो जो दूसरे पार्टनर्स है उन पे केस फाइल भी कर सकता है। अगर दूसरे पार्टनर जाते टाइम, जब वो फर्म से जा रहा है ना छोड़ के, अगर दूसरे पार्टनर उसका प्रॉफिट का जो भी शेयर बनता है वो नहीं दे रहे, तो अगर वो नहीं देते हैं वो केस फाइल भी कर सकता है। कितना सिंपल था। ओके, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। सो वी आर डन विद माइनर के regarding rules and regulations section 30। okay, next is legal consequences of partner coming in and going out। legal consequences of partner coming in and going out। अभी समझना, देखो सेक्शन 31 बात करता है अगर कोई पार्टनर का एडमिशन होता है पार्टनरशिप फर्म में, उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेक्शन 32 बात करता है अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है फर्म से, उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। अभी देखो एडमिशन मतलब जब न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है उसके रूल्स यहाँ पे दिए हैं। जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से चले जाता है उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट रूल इज पीपल, नो न्यू पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर कोई न्यू पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में आना है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनकी कंसेंट लगेगी, उनकी परमिशन लगेगी। अगर सारे पार्टनर्स हाँ बोलते तो ही न्यू पार्टनर आ सकता है। यहाँ पे मेजॉरिटी डिसाइड नहीं होगा, यहाँ पे एक पार्टनर डिसाइड नहीं करेगा, सारे पार्टनर्स को हाँ बोलना पड़ेगा। देखो पहले अपन क्या करेंगे, सारे रूल्स को एग्जाम्पल वे में समझेंगे, फिर अपन ये टेक्स्ट को रीड कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से एग्जाम्पल को समझना। अभी देखो ये 3 पार्टनर्स रहते पार्टनरशिप फर्म में, ये न्यू पार्टनर को आना रहता पार्टनरशिप फर्म में। फर्स्ट रूल क्या है, सारे पार्टनर्स की परमिशन लगेगी, सारे पार्टनर्स ने हाँ बोलना चाहिए तो ही पार्टनर, एक न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आ सकता है। अब इसकी लायबिलिटी कब से आ जाएगी, राइट्स कब से आएंगे। देखो ये जो न्यू पार्टनर है वो 17 अगस्त को आता है पार्टनरशिप फर्म में। अगर वो 17 अगस्त को पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है एज अ न्यू पार्टनर, तो जो भी बाद में ट्रांजैक्शन होंगे उसके लिए वो लाइबल हो जाएगा, उसका राइट आ जाएगा। जो भी बाद में ट्रांजैक्शन होंगे, जो पहले वाले ट्रांजैक्शन रहते हैं ना उसके लिए वो लाइबल नहीं रहता। दिस इज द जनरल रूल। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक एक्सेप्शन है। जो न्यू पार्टनर है वो पहले वाले ट्रांजैक्शन पे भी लाइबल हो सकता है, लेकिन अगर वो अग्रीमेंट बना रहा है तो
अगर न्यू पार्टनर ने अग्रीमेंट बनाया ये एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ कि जो भी पहले तुम्हारी लाइबिलिटी थी मैं उसके लिए लाइबल होना चाहता हूं, मैं पे कर दूंगा, अगर वैसे अग्रीमेंट बना रहा है तो वो लाइबल हो जाएगा। लेकिन इसमें और एक चीज दी है कि क्रेडिटर्स की कंसेंट लगेगी। क्रेडिटर्स मतलब अगर फर्म को किसी और को पैसा देना है, थर्ड पार्टी को पेमेंट करना है, जैसे कि बैंक वाले हो सकते हैं, जैसे कि सप्लायर हो सकते हैं जिन्होंने फर्म को रॉ मटेरियल दिया, तो उनकी भी परमिशन लगेगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जनरल रूल ये है बेटा, जब कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है वो सिर्फ बाद में लाइबल होता है, पहले लाइबल नहीं होता। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो अग्रीमेंट के थ्रू बता सकता है कि हाँ मैं पहले के ट्रांजेक्शन को भी लाइबल होना चाहता हूं। अगर वो खुद बता रहा है, बाकी के पार्टनर के साथ अग्री कर रहा है, तो वो लाइबल हो जाएगा। लेकिन इसमें और एक चीज क्या है, उसको क्रेडिटर्स की कंसेंट लेना चाहिए, क्रेडिटर्स की कंसेंट लेना चाहिए। देखो अगर फर्म को, अगर बैंक वालों को 1 करोड़ रुपया देना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यार बैंक वालों की परमिशन तो लगेगी ना कि देखो हम न्यू पार्टनर को ला रहे, तुमको चलता है क्या? अगर ये बैंक वाले परमिशन देते हैं, कंसेंट देते हैं, तो ही वो लाइबल हो जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सेम चीज यहाँ पे दी है, द लाइबिलिटी ऑफ द न्यू पार्टनर ऑर्डिनरीली कमेंसेस फ्रॉम द डेट व्हेन इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। अपने केस में क्या था, 17 अगस्त। ये बोलना चाहते हैं जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है उसके बाद में वो लाइबल होता है, पहले वो लाइबल नहीं होता। यहाँ पे सेम चीज दे रहे हैं। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, अनलेस मतलब अगर वो अग्री करता है, अनलेस ही अग्री टू बी लाइबल फॉर ऑब्लिगेशन इनकर्ड बाय द फर्म प्रायर टू दी डेट। ठीक है, नोवेशन इज अ टेक्निकल टर्म इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सब्स्टिट्यूटेड लाइबिलिटी, ऑफ कोर्स नॉट कन्फाइंड ओनली टू द केस ऑफ पार्टनरशिप। नोवेशन मतलब क्या है, यहाँ पे इस केस में वो नोवेशन वाली अग्रीमेंट बना रहा है। मतलब नोवेशन मतलब टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज लाना और पार्टीज भी चेंज कर देना। इस केस में क्या हुआ, इस केस में पहले 3 पार्टनर थे, अभी और एक न्यू पार्टनर आ रहा है, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज हो गई और पार्टी भी चेंज हो गई, उसको बोलते हैं नोवेशन। ये तुम जो कंसेप्ट है वो पढ़ोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, उसके बाद क्या है, बट अ मेयर अग्रीमेंट अमंग पार्टनर कैन नॉट ऑपरेट एज नोवेशन। दस एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड इनकमिंग पार्टनर शैल बी लायबल फॉर एक्जिस्टिंग डेट, विल नॉट इप्सो फैक्टो मतलब ऑटोमेटिकली गिव क्रेडिटर ऑफ द फर्म एनी राइट अगेंस्ट देम। इसका मतलब है क्रेडिटर की भी परमिशन ले लो, थर्ड पार्टी की भी परमिशन ले लो, थर्ड पार्टी की भी कंसेंट ले लो। ये चीज को याद रखना कि थर्ड पार्टी की भी कंसेंट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मतलब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से कब छोड़ सकता है, कब जा सकता है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर सेक्शन 32। अब इसको समझना, देखो एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में से रिटायर हो सकता है, उसके 3 कंडीशन है। विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, मतलब सारे पार्टनर की कंसेंट लेना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। अगर सारे पार्टनर हाँ बोलते हैं तो एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा सकता है। सेकंड इज एक्सप्रेस अग्रीमेंट। अगर एक्सप्रेस अग्रीमेंट तरीके से उन्होंने डिसाइड किया, मतलब अग्रीमेंट बना के डिसाइड किया या फिर बातचीत करके डिसाइड किया कि हाँ उसको फर्म छोड़ के जाना है, जेन्युइन रीजन है उसका फर्म छोड़ के जाने का, तो वो पार्टनर जा सकता है। उसके बाद वेयर पार्टनरशिप इज एट विल, पार्टनरशिप इज एट विल by giving notice in writing to all the other partners of his intention to retire। देखो पार्टनरशिप एट विल अपन ने पढ़ा था यूनिट नंबर 1 में, ये काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में था पार्टनरशिप एट विल। ये एक ऐसी पार्टनरशिप रहती है जो बनती है पार्टनर्स की इच्छा से और बंद भी होगी पार्टनर की इच्छा से। विल मतलब डिजायर, इच्छा, जो बनी है पार्टनर की इच्छा से, बंद भी पार्टनर की इच्छा से होगी। अगर कोई पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म से जाना है, वो बाकी पार्टनर को नोटिस दे सकता है राइटिंग में, वो लिख के नोटिस दे देगा, रीजन बता देगा और वो पार्टनरशिप फॉर्म से चला जाएगा। ठीक है, दिस आर द रीजन जहां पे एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा सकता है। सबकी कंसेंट लेना पड़ेगा, एक्सप्रेसली अग्री करना पड़ेगा और नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद ना बहुत ही जनरल रूल है, देखो जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से जाना चाहता है उसको कंपल्सरीली पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, उसको कंपल्सरीली पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। देखो एक पार्टनर था, उसको पार्टनरशिप फर्म से जाना है, उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा और जब वो पब्लिक नोटिस दे देगा उसके बाद अगर कुछ भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो लाइबल नहीं होगा। एक बार उसने पब्लिक नोटिस दे दिया उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है वो पहले के जो ट्रांजेक्शन है उससे भी डिस्चार्ज हो सकता है, मतलब जो पहले के ट्रांजेक्शन थे ना उसमें भी उसकी लाइबिलिटी 0 हो सकती है। लेकिन कब, फिर से सेम चीज है, अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा पार्टनर के साथ और थर्ड पार्टी को कंसेंट देना पड़ेगा। अगर ये चीज हो जाती है तो जो पार्टनर जो रिटायर हो रहा है फर्म से उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी। फिर से मैं समरी बताती हूँ, सुनना। यहाँ पे बोला गया है जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से जाता है, वो रिटायर हो रहा है, उसके बाद उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहेगी अगर उसने पब्लिक नोटिस दिया है तो। अगर उसने एक बार पब्लिक नोटिस दे दिया बाद में वो लाइबल नहीं रहेगा। फिर बोला गया है कि देखो वो पहले की जो लाइबिलिटी है ना उसके लिए भी लाइबल नहीं रहेगा, लेकिन कब, लेकिन अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा किसके साथ, पार्टनर्स के साथ, और थर्ड पार्टी की परमिशन लेना पड़ेगा। सेम चीज है जो एडमिशन में दिया था, सेम चीज है जो एडमिशन में दिया था, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे दी है। रिटायरिंग पार्टनर में भी डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज रिटायरमेंट। मतलब अगर जो पहले
पहले की लाइबिलिटी है वो भी उसको नहीं देना पड़ेगा अगर वो थर्ड पार्टी कंसेंट दे देती है और वो पार्टनर के साथ अग्री करता है। ठीक है, सेम चीज ये यहाँ पे, सेम चीज ये, कुछ भी अलग नहीं है। नेक्स्ट इज पीपल एक्सपल्जन ऑफ अ पार्टनर, सेक्शन 33। बेटा इसको समझना, एक्सपल्जन ऑफ अ पार्टनर, एक्सपल्जन मतलब पार्टनर को फर्म से बाहर फेंक देना, उसको फर्म से निकाल देना। एक्सपल्जन मतलब पार्टनर को फर्म से बाहर निकाल देना, उसको फेंक देना, उसको फर्म से बाहर निकाल देना इज अ एक्सपल्जन ऑफ अ पार्टनर। अभी देखो इसका एक वैलिड रीजन होना चाहिए। ठीक है, वैलिड रीजन के बिना तुम किसी को फर्म से नहीं निकाल सकते, तुम किसी को फर्म से बाहर फेंक नहीं सकते। वैलिड रीजन समझना। देखो यहाँ पे 3 पार्टनर्स थे, ठीक है, 3 पार्टनर्स थे, तो एक दिन क्या होता है, ये 2 पार्टनर देखते हैं कि यार तीसरा पार्टनर क्या कर रहा है, कैश काउंटर से पैसा चोरी कर रहा है, कैश चोरी कर रहा है। अब मुझे बताओ ये सही बात है क्या? नहीं मैम ये तो गलत है, वो चोरी कर रहा है। दिस इज वन काइंड ऑफ फ्रॉड, जो बहुत गलत एक्टिविटी है। इस केस में इस पार्टनर का एक्सपल्जन हो सकता है, मतलब बाकी के पार्टनर इसको फर्म से बाहर निकाल सकते हैं, इसको फेंक सकते हैं क्योंकि इसने गलत काम किया। तो एक्सपल्जन कब करना चाहिए? फर्म की भलाई के लिए करना चाहिए। अगर कोई पार्टनर फ्रॉड कर रहा है, गलत हरकतें कर रहा है, तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज द पावर ऑफ एक्सपल्जन मस्ट हैव एक्जिस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। देखो तुम पार्टनर को फर्म के बाहर तभी निकाल सकते हो जब इसका पावर दिया है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब तुम्हारे अग्रीमेंट में। अगर पार्टनर के पास अग्रीमेंट में पावर है कि कोई और पार्टनर को वो फर्म से निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अग्रीमेंट में दिया होना चाहिए। The power has been exercised by the majority of the partners. Second condition is कि majority of partner ने बोलना चाहिए, मतलब more than 50% of partner ने बोलना चाहिए कि हाँ इस पार्टनर को निकाल दो। देखो एक पार्टनर डिसाइड नहीं कर सकता, यहाँ पे majority of partner ने डिसाइड करना चाहिए। अगर majority of partner बोल रहे कि हाँ ये पार्टनर ने फ्रॉड किया, गलत हरकतें की, तो उसको फर्म से निकाल सकते हैं। एक पार्टनर डिसाइड नहीं कर सकता, majority of partner डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब more than 50% पार्टनर की कंसेंट चाहिए। थर्ड इज इट हैज बीन एक्सरसाइज इन अ गुड फेथ। गुड फेथ मतलब ऑनेस्टी में निकालना चाहिए, फर्म की भलाई के लिए निकालना चाहिए। तुम अपना पर्सनल झगड़ा था इसलिए तुम उसको निकाल रहे हो, ऐसा नहीं चलता। कोई पार्टनर बहुत भोला भाला है, बहुत अच्छे दिल का है, बहुत शिद्दत से काम करता है, लेकिन तुम्हारा उसके साथ झगड़ा हो गया इसलिए तुम उसको फर्म से निकाल रहे हो, ऐसा नहीं चलता। यहाँ पे गुड फेथ मतलब ऑनेस्टी से उसको निकालना चाहिए, वैलिड रीजन से उसको निकालना चाहिए, फर्म की भलाई के लिए उसको निकालना चाहिए। तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी थी इसलिए तुम उसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, नाउ व्हाट इज गुड फेथ? गुड फेथ ये है क्या? गुड फेथ ये है क्या, इसको बताया गया है नेक्स्ट वाले इसमें। देखो द एक्सपल्जन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप। द एक्सपल्जन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप? फर्म की भलाई के लिए, फर्म के बेनिफिट के लिए। देखो यार ये पार्टनर यहाँ पे चोरी कर रहा था, ये सही बात है क्या? नहीं है, ये फ्यूचर में भी चोरी कर सकता है, ये कैश हमेशा निकालते जाएगा, इस तरीके से तो फर्म को लॉस हो जाएगा। इसलिए पे बोला गया है फर्म की भलाई के लिए तुम पार्टनर को निकाल सकते हो। द पार्टनर टू बी एक्सपेल्ड इज सर्व्ड विद अ नोटिस। जो भी पार्टनर को तुम निकालना चाहते हो पहले उसको नोटिस दे दो, पहले उसको जानकारी दे दो। नेक्स्ट इज ही इज गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब उसका ओपिनियन भी सुनो। एक बार उसको पूछो कि क्यों तूने चोरी की, क्या रीजन था, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनो, उसका ओपिनियन सुनो, उसके बाद भी उसको निकालना। अगर तुमने ये सारी चीजों को फॉलो नहीं किया, अगर तुमने ये सारी चीजों को फॉलो नहीं किया तो एक्सपल्जन नल एंड वॉइड माना जाएगा, मतलब वो करेक्ट वाला एक्सपल्जन नहीं रहेगा, वैलिड वाला एक्सपल्जन नहीं रहेगा। सारी चीजें होनी चाहिए, वो इंटरेस्ट ऑफ द फर्म में होना चाहिए, दूसरी चीज उसको नोटिस देना चाहिए, तीसरी चीज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होना चाहिए, तो ही वो एक्सपल्जन वैलिड माना जाएगा। ठीक है, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर सेक्शन 34। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कंगाल हो जाना, जिसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा, जिसकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके पास असेट बहुत कम है, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट पार्टनर। अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट बन चुका है, एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट मतलब उसका फाइनल ऑर्डर आ चुका है, उसको डिक्लेयर किया जा चुका है कि यस दिस इज इंसॉल्वेंट पर्सन। अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म में से अगर ये पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया है, जिस दिन उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया, कोर्ट ने जिस दिन उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया, उसी दिन से वो इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता, वो रह ही नहीं पाएगा, वो सीजेस हो जाएगा, मतलब वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं रहेगा। उसके बाद वाले पॉइंट में दिया है, यहाँ पे ये वाले पॉइंट में दिया है कि जैसे ही कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है उसकी असेट्स यूज नहीं आएगी, वो लायबल नहीं होगा, नहीं उसका कोई राइट रहेगा बाद में के कोई ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे ही ये पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, एग्जांपल ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ 17 सितंबर को, अगर ये 17 सितंबर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद ये पार्टनर भी नहीं रह सकता, उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन होता है तो ना ही पार्टनर इसको लायबल रहेगा, ना ही ये पार्टनर इसको लायबल रहेगा, कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी, कोई भी राइट नहीं रहेगा, कोई भी एसेट का यूज नहीं किया जाएगा, मतलब ये पार्टनर पूरी तरीके से फर्म से निकल जाएगा, उसका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, कोई रिलेशन नहीं रहेगा पार्टनर के साथ समझना। ना ही ये पार्टनर लायबल रहेंगे इसकी लायबिलिटी के लिए, ना ही ये पार्टनर लायबल रहेगा फर्म के लिए, बाद में का कोई भी ट्रांजैक्शन मायने नहीं रखेगा, इनका रिलेशन पूरी तरीके से टूट जाएगा। दिस इज द रूल। यहाँ पे सेम चीज दी है, वेयर अ पार्टनर इन द फर्म इज एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट ही सीजेस टू बी पार्टनर, वो पार्टनर नहीं बन पाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है द स्टेट ऑफ अ पार्टनर, स्टेट मतलब असेट्स ऑफ द पार्टनर, सो एडजुडिकेटेड इज नॉट लायबल, उसकी असेट यूज नहीं की जाएगी बाद में के कोई भी एक्ट के लिए, डन आफ्टर द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इज पास, मतलब बाद में अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है उसकी असेट नहीं यूज कर सकते। ठीक है, सो पीपल प्रीटी सिंपल। नेक्स्ट इज
लाइबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर सेक्शन 35। बेटा इसको समझना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या माना जाता है, ऑर्डिनरीली। ऑर्डिनरीली मतलब जनरली। जनरली ऐसा माना जाता है अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है मतलब फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। जनरली ऐसा माना जाता है अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। 3 पार्टनर्स थे ए बी सी, अगर मिस्टर ए की डेथ हो जाती है तो जनरल रूल ये है कि फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन बाकी के पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर बाकी के पार्टनर्स को लगता है कि हाँ हम बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम आगे बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पार्टनरशिप फर्म में क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 पार्टनर्स होना चाहिए। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है उसके बाद मिनिमम 2 पार्टनर्स रहना चाहिए तो वो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द रूल। सेकेंड रूल इज अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस देने की जरूरत नहीं है, जानकारी देने की जरूरत नहीं है कोई भी थर्ड पार्टी को। उसके बाद उसकी असेट नहीं यूज की जाएगी कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए। इस स्टेट का मतलब क्या होता है, असेट ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर। उसकी असेट नहीं यूज की जाएंगी बाद में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है उसकी डेथ के बाद। So, ordinarily the effect of the death of a partner is dissolution of a partnership. जनरल रूल ये है अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन जो बाकी के पार्टनर है बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे सेम चीज दी है, death of one will not have effect of dissolving the partnership as regards the surviving partner unless the firm consists of only 2 partners. ठीक है, next is in order that estate of a deceased partner may be absolved from liability from the future obligation। अगर फ्यूचर में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो जो पार्टनर की डेथ हो चुकी है उसकी असेट यूज नहीं की जाएंगी। इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव अ नोटिस। नोटिस नहीं देना पड़ेगा ना ही थर्ड पार्टी को ना ही किसी को। ठीक है, बहुत लॉजिकल है यार। जो पार्टनर जा चुका है, जिसकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद उसकी असेट क्यों यूज की जाएगी फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए, नहीं की जा सकती, राइट? वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज पीपल राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस। देखो यहाँ पे बोला गया है आउटगोइंग पार्टनर मतलब रिटायरिंग पार्टनर। क्या रिटायरिंग पार्टनर सेम नेचर का बिजनेस कर सकता है? क्या वो कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है? क्या बिल्कुल कर सकता है। ये 4 पार्टनर्स थे, इनकी सीए फर्म थी, चारों चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। ठीक है, ये सीए की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, रिटर्न फाइल करते थे, ऑडिट करते थे। यहाँ पे एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाना चाहता है, रिटायर होना चाहता है, तो यहाँ पे ये प्रोविजन बोल रहा है जो पार्टनर फर्म छोड़ के जाना चाहता है क्या वो कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है क्या? मतलब ये पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो क्या वो सीए की अपनी खुद की पर्सनल सर्विसेज ओपन कर सकता है क्या? इनको टक्कर दे सकता है क्या? सेम नेचर का बिजनेस कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, ये अलाउडेड है, लेकिन 3 कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट इज ही मे नॉट यूज द फर्म नेम। तुम फर्म का नाम यूज मत करो। जब ये पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़ के चला गया तो उसने ये सेम फर्म का नाम यूज नहीं करना चाहिए जो उसकी पुरानी वाली फर्म थी। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म। उसने कोई भी थर्ड पार्टी को बताना नहीं चाहिए, गलत रिप्रेजेंटेशन नहीं करना चाहिए कि वो अभी भी इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है। अभी तो बस ये 3 पार्टनर बचे हैं, ये पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं है क्योंकि वो रिटायर हो चुका है। सेकेंड इज उसने थर्ड पार्टी को गलत रिप्रेजेंटेशन नहीं करना चाहिए कि मैं अभी भी इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं। तो गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन मत करो क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, फिर रेपुटेशन गेन करने की कोशिश कर रहे हो जो कि गलत है। ठीक है, थर्ड इज सॉलिसिट द कस्टमर ऑफ अ पर्सन हु वी आर डीलिंग विद अ फर्म बिफोर ही सीजेस टू बी अ पार्टनर। जो तुम्हारी पुरानी फर्म के जो क्लाइंट्स थे उनको सॉलिसिट मत करो, मतलब उनको छीनो मत, उनको अट्रैक्ट मत करो। ये पार्टनर फर्म छोड़ के चला गया और वो क्या कर रहा है, पुरानी जो फर्म थी उसके जो क्लाइंट्स थे उनको कॉल कर रहा है, उनको बोल रहा है कि देखो मैं तुमको डिस्काउंट देता हूं, मैं तुम्हारा फ्री में रिटर्न फाइल करता हूं। ऐसी हरकतें मत करो। जो तुम्हारी पुरानी फर्म थी उनके क्लाइंट्स को सॉलिसिट करने की कोशिश मत करो। ये 3 कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा तो तुम क्या कर सकते हो, कॉम्पिटिंग का बिजनेस कर सकते हो। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ ट्रेड। रिस्टेंट मतलब रोकना, अग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ ट्रेड, रिस्टेंट मतलब रोकना। ये पहले समझना, एग्जांपल से समझते फिर इसको अपन टेक्स्ट को रीड करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि पार्टनर्स अग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ ट्रेड भी बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जो पुराने वाले पार्टनर्स थे और जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उनके बीच में अग्रीमेंट हो सकती है। अग्रीमेंट हो सकती है किस चीज की, रिस्टेंट ऑफ ट्रेड की, मतलब बिजनेस नहीं करने की। रिस्टेंट मतलब रोकना। ये जो पार्टनर है ना बच्चे हुए, ये रिटायरिंग पार्टनर के साथ अग्रीमेंट कर सकते हैं। क्या अग्रीमेंट कर सकते हैं कि तुम सेम नेचर ऑफ बिजनेस नहीं करोगे विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड के लिए। मतलब उसको वो ऐसा बोल सकते कि देखो रिटायरिंग पार्टनर तुम 2 साल के लिए कॉम्पिटिंग बिजनेस मत करो, 3 साल के लिए कॉम्पिटिंग बिजनेस मत करो, ऐसे स्पेसिफिक पीरियड के लिए उसको रोक सकते। ये वैलिड अग्रीमेंट मानी जाएगी। या फिर स्पेसिफाइड लोकल लिमिट, या फिर लोकल लिमिट सेट कर सकते। अभी जो पुराने वाले पार्टनर्स है वो रिटायरिंग पार्टनर को बोल सकते कि रिटायरिंग पार्टनर 2 किलोमीटर के अंदर अपनी पर्सनल सर्विसेज
सर्विसेज ओपन मत करना, 3 किलोमीटर के अंदर अपनी पर्सनल सर्विसेज ओपन मत करना, ऐसी अग्रीमेंट बन सकती है और ये वैलिड अग्रीमेंट हो जाएगी। और बहुत लॉजिकल है यार, तुम सोच के देखो, ये पार्टनर ने हर चीज सीख लिया, यहाँ से एक्सपर्टाइज गेन कर लिया और जाके अपनी पर्सनल सर्विसेज ओपन कर रहा है, ये चीज तो गलत है। इसलिए अपना लॉ बोलता है ये अग्रीमेंट वैलिड मानी जाएंगी। जो बाकी के जो पार्टनर्स है ना, जो पुराने पार्टनर्स है, वो रिटायरिंग पार्टनर को बोल सकते हैं कि 2 किलोमीटर के अंदर फर्म को मत ओपन करो, 2 साल के लिए मत ओपन करो। तो स्पेसिफाइड लिमिट, स्पेसिफाइड लोकल लिमिट और स्पेसिफाइड जो पीरियड है उसके लिए जो अग्रीमेंट है वो वैलिड मानी जाएगी। लेकिन स्पेसिफाइड पीरियड होना चाहिए, मतलब कुछ टाइम होना चाहिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल। वो ऐसा नहीं बोल सकते कि जिंदगी भर काम मत कर, तुम किसी को काम करने से जिंदगी भर नहीं रोक सकते। यहाँ पे वर्ड क्या है, स्पेसिफाइड पीरियड होना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ठीक है। स्पेसिफाइड लोकल लिमिट होना चाहिए, मतलब 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या फिर सिटी में मत कर, ऐसा तो कहीं भी इंडिया में दिखना नहीं चाहिए। ऐसी अनरीजनेबल चीजें नहीं चलती। तो स्पेसिफाइड लोकल लिमिट मतलब नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, जस्टिफाइबल होनी चाहिए। तुम उसको ऐसा नहीं बोल सकते कहीं भी इंडिया में काम मत कर, कहीं भी तो दिखना नहीं चाहिए, ऐसी धमकी तुम किसी को दे नहीं सकते। नॉर्मल रीजनेबल कंडीशन है कि 2 किलोमीटर के अंदर अपनी फर्म मत ओपन कर, तो ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो स्पेसिफाइड लोकल लिमिट हो सकती है, स्पेसिफाइड पीरियड हो सकता है, ये जो अग्रीमेंट है वो वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। ये अग्रीमेंट वैलिड मानी जाएंगी। अपन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड केयर में पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एकदम डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल, नेक्स्ट इज राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, सेक्शन 37। बेटा इसको समझना, सेक्शन 37 को ये क्या बोलता है। आउटगोइंग पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर जो रिटायर हो रहा है या फिर जिसकी डेथ हो चुकी है। आउटगोइंग पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर जो रिटायर हो रहा है या फिर जिसकी डेथ हो चुकी है। तो उसके रिगार्डिंग बात की है। पहले अपन एग्जांपल को समझेंगे, फिर अपन इस टेक्स्ट को रीड करेंगे। एग्जांपल को समझना, फिर तुमको क्लैरिटी मिलेगी। देखो, अब ये 4 पार्टनर्स रहते हैं, ठीक है। ये चारों पार्टनर में से ना एक पार्टनर रिटायर होने वाला है, एक पार्टनर रिटायर होने वाला है। जब भी कोई पार्टनर फर्म से जाता है ना, तो उसके अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ता है। उसके अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ता है मतलब जितना भी पैसा बनता है फर्म को, जितना भी पैसा उसको देना बाकी है, वो सारा पैसा देना पड़ता है। जितना उसने कैपिटल लाया था तुमको वो पैसा देना पड़ेगा, जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है तुमको वो पैसा देना पड़ेगा, जितना उसका इंटरेस्ट बनता है तुमको वो पैसा देना पड़ेगा। इन शॉर्ट उसके अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ेगा, उसके अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ेगा। अभी बाकी के पार्टनर ने क्या किया, बचे हुए पार्टनर ने इसका पेमेंट किया ही नहीं, ना इसको कैपिटल का पेमेंट किया, ना इसको प्रॉफिट का पेमेंट किया, इसके अकाउंट्स को क्लोज किया ही नहीं, इसके अकाउंट्स को क्लोज किया ही नहीं। अपना लॉ बोलता है रिटायरिंग पार्टनर को पैसा नहीं मिल रहा है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, उसका कैपिटल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उसके पास एक राइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा उसके पास, राइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, to the use of his share of a property of a firm or to the interest at the rate of 6% per annum on the amount of his share in a property of the firm। यहाँ पे उसके पास 2 राइट्स है। जो उसका रेशो था, जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो प्रॉफिट ले सकता है, या फिर वो एट द रेट ऑफ 6% इंटरेस्ट ले सकता है, ब्याज ले सकता है। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा रिटायरिंग पार्टनर पे कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है। वो एक तो जो प्रॉफिट बनता है उसका वो ले सकता है, जो पहले रेशो था वो ले सकता है, या फिर वो 6% ऑफ इंटरेस्ट भी ले सकता है। अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करना, ये डिपेंड करेगा रिटायरिंग पार्टनर के ऊपर। दिस इज द रूल। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। ये दिया है फर्स्ट पैरा में। अभी बेटा सेकंड पैरा में क्या दिया है, देखो, प्रोवाइडेड दैट वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एंड ऑप्शन इज गिवन टू सर्वाइविंग और अ कंटिन्यूइंग पार्टनर टू परचेज द इंटरेस्ट ऑफ अ डिसीज्ड और आउटगोइंग पार्टनर एंड दैट ऑप्शन इज ड्यूली एक्सरसाइज्ड, द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर और द आउटगोइंग पार्टनर और हिज एस्टेट एज अ केस में बी इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी फर्दर और अदर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। बेटा ये पॉइंट क्या बोल रहा है, बेटा ये पॉइंट बहुत लॉजिकल है, अलग से बताने की भी जरूरत नहीं थी, बट ठीक है अपन डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट क्या बोल रहा है, ये पॉइंट बोल रहा है, देखो अभी देखो, जब रिटायरिंग पार्टनर फर्म से जा रहा था, तो सारे पार्टनर्स को ऑप्शन दिया गया, क्या तुम रिटायरिंग पार्टनर का शेयर परचेस करना चाहते हो। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर था 20%, कितना था, 20% था। सारे पार्टनर को ऑप्शन दिया गया, क्या तुम एडिशनल 20% परचेस करना चाहते हो क्या। तो बेटा ये वाले पार्टनर ने बोला हाँ मैं परचेस करना चाहता हूँ, मैं परचेस करना चाहता हूँ। तो ये वाले पार्टनर ने क्या किया, इस वाले पार्टनर का शेयर परचेस कर लिया। अपना लॉ बोलता है अगर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर किसी और ने परचेस कर लिया, फिर रिटायरिंग पार्टनर के पास राइट नहीं रहेगा ये इंटरेस्ट लेने का और ये प्रॉफिट लेने का, उसके पास राइट नहीं रहेगा। ऐसा क्यों दिया है मैम, बेटा बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है। मुझे एक चीज बताओ, कोई चीज तुम जब परचेस करते हो बदले में क्या करते हो, पेमेंट देते हो, बदले में पेमेंट देते हो। अगर यहाँ पे इस वाले पार्टनर ने इसका शेयर परचेस किया, मतलब बदले में उसने पेमेंट तो दे दिया होगा। अगर पेमेंट ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, इसने इसको ऑलरेडी दे दिया है, फिर अलग से बाद में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसको ऑलरेडी पेमेंट मिल चुका है। ओके, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। और ये बहुत लॉजिकल था यार, अगर कोई पार्टनर ने उसको ऑलरेडी पेमेंट कर दिया तो बाद में फर्म क्यों पेमेंट करेगी, कितना लॉजिकल है, कुछ ही नहीं था इसमें। नेक्स्ट इज पीपल,
रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन द फर्म, लिख लो वहां पे। रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसलेशन। क्या होता है? कैंसलेशन। चेंज इन फर्म का मतलब क्या होता है? वहां पे एग्जांपल लिख लो, एडमिशन, रिटायरमेंट। ठीक है, क्या है? एडमिशन और रिटायरमेंट। पहले एग्जांपल को समझेंगे, फिर इसको रीड करेंगे। एग्जांपल को समझना, एग्जांपल को समझना। अभी देखो, तीन पार्टनर्स रहते हैं पार्टनरशिप फर्म में, ए बी सी, ये तीन पार्टनर्स रहते हैं पार्टनरशिप फर्म में। इनको पैसों की जरूरत पड़ती है, इनको लोन की जरूरत पड़ती है। ये जाते हैं बैंक के पास लोन लेने के लिए। ठीक है, तो बैंक वाले इनको लोन नहीं देते। बैंक वाले बोलते कि तुम्हारे पास सिक्योरिटी क्या है, तुम्हारा बिजनेस भी नया नया है, हम तुमको लोन नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो मिस्टर ए के जो फादर रहते, जो पप्पा रहते हैं, रमन, उनका नाम क्या रहता है? रमन। तो उनके फादर क्या करते हैं? गारंटी देते। उनके फादर गारंटी देते बैंक वालों को कि बैंक, अगर ये तीनों पार्टनर तुमको पेमेंट नहीं कर पाई तो मैं तुमको 1 करोड़ का पेमेंट करूंगा, लेकिन इनका लोन पास कर दो। ऐसा ऐसा मिस्टर रमन ने गारंटी दिया बैंक वालों को कि अगर ये तीनों पार्टनर तुम्हारा पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो मैं तुमको तुम्हारे लोन का पेमेंट कर दूंगा। ऐसी गारंटी दिया। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे दिया है कंटिन्यूइंग गारंटी। क्या है ये? कंटिन्यूइंग गारंटी है। यहाँ पे मिस्टर रमन ने गारंटी दिया। ठीक है, रिवोकेशन मतलब क्या रहता है? कैंसिल। अभी आगे समझना, अपना लॉ बोलता है अगर बाद में चेंज इन फर्म हो जाता है, अगर बाद में चेंज इन फर्म हो जाता है, चेंज इन फर्म मतलब एडमिशन या फिर रिटायरमेंट होता है। इस केस में क्या होता है ना, मिस्टर डी इंट्रोड्यूस्ड होता है एज अ न्यू पार्टनर। तो समझना, पहले तीन पार्टनर थे ए बी सी, अभी न्यू पार्टनर आ चुका है मिस्टर डी, राइट। तो लॉ बोलता है जब चेंज इन फर्म होता है, मतलब न्यू पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है ना, तो जो गारंटी मिस्टर रमन ने जो बैंक को दिया था ना, वो कैंसिल हो जाएगी, वो रिवोकेट हो जाएगी। बेटा क्यों? इसका लॉजिक क्या है? बेटा मिस्टर रमन ने ये तीन पार्टनर के लिए गारंटी दिया था, उनका कोई इरादा नहीं था, उनको पता भी नहीं था कि मिस्टर डी एज अ पार्टनर आएंगे। तो मैम अगर इनको कंटिन्यू करना है अपनी गारंटी तो वो कर सकते, अग्रीमेंट में बताना पड़ेगा, वो कर सकते। लेकिन जनरल रूल ये है, अगर चेंज इन फर्म होता है, अगर चेंज इन फर्म होता है तो जो गारंटी दिया था, जो गारंटी दिया था वो रिवोकेट हो जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसका लॉजिक क्या है? मिस्टर रमन ने गारंटी ये तीन पार्टनर के लिए दिया था, इसके लिए थोड़ी ना दिया है, ये तो बाद में आया, इसके लिए गारंटी नहीं है। तो ये जो गारंटी दिया था वो रिवोकेट हो जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी। ओके, सो पीपल सेम चीज यहाँ पे दी है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 कंटिन्यूइंग गारंटी गिवन टू द फर्म और टू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब क्या? अपने केस में बैंक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म इज इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी रिवोक्ड। रिवोक्ड मतलब कैंसिल हो जाएगी एज टू द फ्यूचर ट्रांजैक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जो भी फ्यूचर ट्रांजैक्शन रहेंगे उसके लिए उसका रिवोकेशन हो जाएगा। ओके, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। सो पीपल वी आर डन विद द यूनिट। अपना यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। बेटा मैंने एकदम डिटेल में पढ़ाया है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, डू लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। और बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, अपना 100% दो। ठीक है, दिल जान से पढ़ाई करो। जब आप कोई चीज शिद्दत से करते हो, अपना माइंड एंड सोल पुट करते हो, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। सो डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क विद सो मच ऑफ पैशन एंड एम्बिशन इन योर माइंड। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगी। सो पीपल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। डू वेल एंड लेट्स क्रैक इट।